नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कशन कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365, जिसमें हमने पहले कवर किया है पॉलिटी। अब हमारा जो टॉपिक आ गया है इंटरनेशनल रिलेशन। इसके पहले हमने डिस्कशन कर चुका था। अब हमारा जो ये अपडेटेड पार्ट आया है दिसंबर और जनवरी 2026 का जो है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है पहला पॉइंट है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। पहला टॉपिक है इसमें G20 समिट से रिलेटेड। 20 मतलब 20वां G20 समिट हुआ है कहाँ पे? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। थीम क्या है इसका था? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये G20 समिट जो है ये फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीकन सॉइल पे हुआ है। और अफ्रीकन सॉइल पे कौन सा हुआ? 20 हुआ है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो ये हुआ, इसका जो है फिलोसफी जो रखा गया था, अफ्रीकन फिलोसफी जिसको बोलते हैं उबुंटू। उबुंटू का मतलब ये हुआ कि आई एम बिकॉज वी आर, मतलब मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं। फिर इसी G20 समिट में क्या है कि इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक इनिशिएटिव चालू किया गया है। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACITI। ये जो है बेसिकली जो है ये फोकस किस पे करेगा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, उसमें कोऑपरेशन की ये बात करता है। फोकस एरिया क्या होगा? क्लीन एनर्जी, डाइवर्सिफाइड और रिजिलेंट सप्लाई चेन होगा। और जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह जो है उसके मतलब जो है रेजिलेंस और डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई से संबंधित जो है इसमें की एग्रीमेंट्स किए गए हैं। इसको G20 के साइडलाइन में जो है लॉन्च किया गया है। 3 मुख्यतः देश हैं। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आता है कि मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेटिव किस मतलब समिट में, चाहे किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है लॉन्च किया गया था। तो G20 के 20th समिट में जो है इसे लॉन्च किया गया था। G20 का अगर जेनेसिस देखा जाए तो ये जो है 1999 में जो है ये स्टार्ट हुआ, फाउंडेड हुआ, जब एशियन जो है मतलब ईस्ट एशियन में जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके अगेंस्ट में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। एट प्रेजेंट इसके जो है टोटल 21 मेंबर हैं, 19 देश हैं। एक यूरोपियन यूनियन हो गया जो कि मतलब 27 देशों का जो है ग्रुप समूह है, और अफ्रीकन यूनियन। तो टोटल 21 मेंबर हैं, उसमें 19 देश हैं और जो है मतलब कंट्रीज़ के मेंबर हैं। यहाँ पे बाइफरकट कर लेते हैं कि जैसे कि G7 भी न्यूज में रहता है, G8 भी न्यूज में रहता है और G20 न्यूज में रहता है। तो G7 में क्या है कि कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, USA और UK, जर्मनी, ये 7 देश हैं। 7 देश को जैसे मैं जो है ट्रिक्स से जब बनाते हैं, हम याद करते हैं, तो फुसुर्ग जिक के नाम से जो है बनाया था। जैसे मतलब फुसुर्ग से जैसे फ्रांस, USA, UK, रसिया, जर्मनी, जिक का मतलब जापान, इटली, कनाडा। तो इस टाइप से जो है इसको बनाया गया था ताकि जो है सीक्वेंस वाइज जो है जहाँ जहाँ सबमिट होता जाता है उसको करें। जब इसमें रसिया ऐड हो जाता है तो वो G8 हो जाता है। चूँकि रसिया ने जब मतलब यूक्रेन से पहले भी जब अटैक किया था, वायलेंट हो रहा था अगेंस्ट द वेस्ट, तो उसको जो है G8 से हटा करके G7 कर दिया गया और रसिया को बाइकआउट कर दिया गया। G20 में देखा जाए तो ये G8 के मेंबर कंट्रीज़ के अलावा जो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन तो हो ही गए, फिर इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, मेक्सिको और तुर्की। इंडिया जो है G20 का मेंबर है, G7 और G8 का मेंबर नहीं है। G20 जो है रिप्रेजेंट करता है 80% ऑफ द ग्लोबल GDP, मतलब वर्ल्ड की पूरी GDP का जो है 80% जो है ये कवर अप करता है। साथ साथ जो है 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये G20 जो मेंबर्स कंट्री हैं उनका जो है ग्लोबल के GDP में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पॉपुलेशन में जो है कंट्रीब्यूशन है। G20 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। वर्क कैसे कंडक्ट किया जाता है तो इसके 2 ट्रैक हैं, पैरेलल में काम करते हैं। एक तो फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा जो है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर किसी उस देश के, संबंधित देश के, और सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में RBI हो गया उसके गवर्नर, तो ये फाइनेंशियल ट्रैक को लीड किया जाता है। शेरपा ट्रैक जो है गवर्नमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। G20 जो समिट हुआ है 20 जोहानिसबर्ग में, उससे की आउटकम्स क्या निकल के आए हैं तो इसमें पहली बात की गई कि डेप्ट सस्टेनेबिलिटी की, मतलब जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है डेप्ट वगैरह अगर लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उनको वो कॉस्ट कितना पड़ता है उसको रेशनलाइजेशन की बात की गई है, उसको एग्जामिनेशन की बात की गई है, ताकि जो है मतलब एक रीजनेबल रेट पे जो है उनको सूटेबल तरीके से जो है लोन मिल पाए। तो ये डेप्ट सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। फिर ग्लोबल रिजिलियंस एंड डेवलपमेंट की बात की गई। इसमें क्या किया गया है कि यूनिवर्सली कवरेज जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है डिजास्टर से संबंधित, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। संस्था क्या है? यूनाइटेड नेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द ऑल इनिशिएटिव 2027 के लिए। तो उसको जो है इसमें प्लेस किया गया है कि इसमें जो है इसको इंक्लूड किया जाएगा। फिर लॉन्च किया गया है AI फॉर द अफ्रीकन इनिशिएटिव। एनर्जी मिशन के रूप में जो है मिशन 300, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से मिशन 300
क्या है, तो मिशन 300 क्या है कि अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है 2030 तक। ये कहाँ पे बातें निकल के आई, G20 समिट में। तो मिशन 300 अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 300 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है। अब ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और अफ्रीकन डेवलप बैंक के द्वारा, मतलब 2 बैंक इंस्टीट्यूट मतलब जो है इसमें कोलैबोरेट करके इसको फाइनेंस करेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो और फिर इसके बाद बात है कि G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क जो है इसमें चालू किया गया है। ये एक तरीके से वॉलंटरली और नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है, जिसमें क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसको जो है राइट्स दिया गया है, जिस मेंबर कंट्रीज़ का वो मिनरल बिलोंग करता है उसको फुल्ली सॉवरन राइट दिया गया है, मतलब उसको इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है, उसको कोई हड़प नहीं सकता है। फिर यूथ और जेंडर के टारगेट की बात की गई है कि नेल्सन मंडेला बे टारगेट जो है इसके अंतर्गत जो है जो भी यूथ नॉन एम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं और ट्रेनिंग में हैं, तो उनके जो है मतलब उसके अनएम्प्लॉयमेंट को कहाँ पर रिड्यूस करना है, 5% 2030 तक। मतलब जो है अगर एजुकेटेड है और ट्रेंड है तो उनको जो एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो है कम करना है। फिर ब्रिस्बेन ई थ्वेक्विनिक गोल जो है आया, तो इसका जो है मतलब ये हुआ कि जेंडर गैप जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है उसमें जो जेंडर गैप होता है उस जेंडर गैप को रिड्यूस करना है, मतलब जो है वुमेंस का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। और किस हद तक बढ़ाना है, तो 2012 का बेस लेवल लिया गया है, तो 2012 के कंपेरिजन में जो भी जेंडर गैप था उसको हमको 25% तक रिड्यूस करना है। इंडिया के द्वारा कुछ इसमें प्रपोजल दिया गया है G20 समिट में, जिसमें क्या है कि G20 ग्लोबल ट्रेडिशन नॉलेज रिपोजिटरी, फिर G20 स्किल मल्टीप्लायर, G20 हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव और G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। तो मतलब ड्रग और टेरर का नेक्सस होता है, उससे संबंधित क्रिटिकल मिनरल्स जो होता है उसका सर्कुलेटर मतलब जो है रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, उससे एसोसिएटेड जो है प्रपोजल रखा गया है। फिर सैटेलाइट से जो डाटा पार्टनरशिप वगैरह करना चाहिए उसके लिए प्रपोजल रखा गया है। हेल्थ केयर कब को प्रमोट करना, हेल्थ केयर के अगेंस्ट में जो है डिजास्टर वगैरह ना हो जाए उसका रिस्पांस सही होना चाहिए। फिर स्किल डेवलपमेंट करना और स्किल के थ्रू जो है स्किल को मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें जो है इंडिया के द्वारा इसमें प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इप्सा। है क्या चीज़ की इप्सा लीडर, मतलब इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के नेता मिले कहाँ पे, G20 समिट के साइडलाइन में। ये जो इंस्टीट्यूशन है इप्सा, इसको 2003 में जो है फाउंडेड किया गया था बाय द ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, और इसका नाम जो है इप्सा डायलॉग फोरम रखा गया। इप्सा का मतलब इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ये आप देखेंगे मैप अगर, तो ये जो है साउथर्न कंट्रीज़ हैं, तो ये तो ग्लोबल जो है साउथ इनको बोलते हैं, मेजर ग्लोबल साउथ बोलते हैं, और 3 कंटिनेंट को ये कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल में इनका जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि क्लाइमेट चेंज से निगोसिएशन के लिए जो है इनका जो है फाउंडेशन हुआ था, लेकिन एक्चुअल में अब इसको जो है ब्रॉडन कर दिया गया है टू कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल आर्किटेक्चर एंड ब्रिंग देयर वॉइस टू द ग्रेटर ग्लोबल इशू। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इशू था, इसके अलावा जो ग्रेटर ग्लोबल और इशू हैं क्लाइमेट चेंज के अलावा और इंक्लूड करके भी, तो वहाँ पर जो है एक तरीके से जो साउथ के मेजर जो स्टेट है उनका ये की वॉइस है। और ये जो साइड लाइन में जो है G20 के समिट में साइड लाइन जो हुआ, इसके अंतर्गत जो है कुछ की इनिशिएटिव किए गए, और इसके पहले भी जो है इप्सा के द्वारा जो है कुछ चलाए जाने वाले जो है इस इम्पोर्टेंट स्कीम उसको देखते हैं। तो इप्सा ट्रस्ट फंड जो है 2004 से ऑपरेशनलाइज है। इसका एक्चुअल पर्पज़ क्या है कि ये फंड एलोकेट करता है जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं साउथ के खास करके, तो उनको फंडिंग की बात करता है। अब इसकी फंडिंग जो है जैसे एक ट्रस्ट के रूप में जो है फंड इसको मिलता है, डोनेशन वगैरह मिलता है, तो उसको जो है उसको मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर और सेक्रेटरीट कौन है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन इसका फंड मैनेजर है, और सेक्रेटरीट का कार्य करता है इप्सा फंड के लिए। इप्सा MAR मतलब इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम जो है एक एक्सरसाइज है, वो इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवी जो है काम करती है। तो इप्सा MAR जो है ये मतलब मैरीटाइम मिलिट्री ऑपरेशन है इन 3 देशों का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थे, उसमें ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट का मतलब ये हुआ कि आसियान मेंबर और उसके कुछ जो है ऐसे पार्टनर जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है, उनको मिलाकर के ईस्ट एशिया समिट बनता है। जैसे कि आसियान मेंबर जो है 10 कंट्री हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया, तो ये सब मिल करके जो ईस्ट एशिया समिट को मतलब जो है मतलब ये ईस्ट एशिया समिट कहलाते हैं। इसका 20th समिट हुआ है कुआलालंपुर में, और फर्स्ट जो समिट इसका हुआ था 2005 में, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी कुआलालंपुर में ही हुआ था। ये क्या है कि ये एक फोरम है फॉर द डायलॉग एंड कोऑपरेशन। टॉपिक क्या होता है इसका, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशू,
पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी ईस्ट एशिया से संबंधित जो होता है। तो इसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो ये ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर कन्वेंशन से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि बांग्लादेश जो है वो पहला ऐसा साउथ एशिया का कंट्री बन गया है जो कि वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। वाटर कन्वेंशन का ये मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है वाटर से संबंधित जो है, तो उसको जो है जिससे ट्रांस बाउंड्री जो वाटर का मूवमेंट होता है उसके प्रोटेक्शन और वाइस यूज जो होता है, इंटरनेशनल लेक्स वगैरह होते हैं चाहे वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उससे संबंधित ये कन्वेंशन है। स्पॉन्सर कौन है? यूनाइटेड नेशन। अगर इसको देखा जाए तो 1992 में हेलेंस्की में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में कब आया? 1996 में। ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश बिकम साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री है, मतलब इंडिया इसका जो है मेंबर अभी नहीं है। ये जो है अगर कोई कंट्री इसका मेंबर बन जाता है तो उसके ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाता है इस कन्वेंशन का जो प्रोटोकॉल वगैरह होता है, खास करके जब ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट करता है शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज में। शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज का मतलब मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है वो ट्रांस बाउंड्री इन द सेंस इंडिया से होकर के बांग्लादेश जा रही है या फिर किसी रीजन से बांग्लादेश से ट्रांसफ़र होकर के किसी दूसरे देश में जाती है, तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो वाटर कन्वेंशन है उसका जो भी प्रोटोकॉल होगा वो बांग्लादेश को लीगली मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है ये सिग्नेटरी बन गया है। ये जो पार्टी इसको ज्वाइन करती है वो क्या है कि वो पार्टी जो है प्रिवेंट्स, कंट्रोल एंड रिड्यूस द ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट, मतलब वाटर बॉडी का जो ट्रांसफ़र होता है एक मतलब कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसका जो है प्रिवेंशन, कंट्रोल और रिड्यूस जो है जो भी इम्पैक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट पे उसको कंट्रोल करना है। ये इंश्योर करता है रीजनेबल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ शेयर्ड वाटर। दूसरा, मैंडेट कोऑपरेशन थ्रू एग्रीमेंट्स एंड जॉइंट्स बॉडी अमंग द रिपेरियन स्टेट। रिपेरियन स्टेट मतलब एक देखिए मान लीजिए अगर इंडिया से बांग्लादेश जा रही है तो इंडिया अपर रिपेरियन हो गया, बांग्लादेश से अगर ये रिवर किसी XYZ कंट्री में जा रही है तो वो लोअर रिपेरियन हो गया। तो ये रिपेरियन कंट्री के साथ जो है कोऑपरेशन और एग्रीमेंट की बात करता है, जॉइंट बॉडी के डेवलपमेंट की बात करता है। ये हुआ वाटर कन्वेंशन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट है वाटर समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। है क्या कि 20th एनिवर्सरी जो है रिव्यू किया गया है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसको जो है कन्वे किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में देखा जाए तो ये सेकंड फेज कॉन्फ्रेंस हुआ है, मतलब जो फर्स्ट फेज जो है उसके मतलब इसके अंदर डिफाइन किया गया है जो इन्फॉर्मेशन जो होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन, उसके इशू, पॉलिसी, फ्रेमवर्क जो है वो टैकल करना कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं डेवलपमेंट को, फोस्टर कर रहे हैं डेवलपमेंट को। फेज़ 1 की बात की जाए तो जेनेवा 2003 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, इसकी प्रिंसिपल और प्लान ऑफ एक्शन को। फिर फेज़ 2 में ट्यूनिस इन द सेंस ट्यूनिसिया का कैपिटल जो है ट्यूनिस है, उसको 2005 में अडॉप्ट किया गया था, ट्यूनिस एजेंडा फॉर द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो पहला जो कन्वेंशन था जेनेवा में उसके अंतर्गत जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का प्रिंसिपल और प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ट्यूनिस एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया था 2005 में। की ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें जो है मल्टी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है यूनाइटेड नेशन के प्रोसेस में। तो इसमें क्या डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करना और कोऑपरेट करना विद द विजन ऑफ फॉस्टरिंग पीपल सेंटर्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी। तो मतलब जो है जो भी मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एसोसिएटेड जो स्टेक होल्डर हैं, मेंबर हैं, तो उनका जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन नॉलेज सोसाइटी जो है वो डेवलप हो, उसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है। फिर जो है ये बिल्ड करता है पीपल सेंटर्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सोसाइटी बाई इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ICT। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है यूनिवर्सल एक्सेस हो पाए, जिससे कि जो है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाए, पीपल सेंटर डेवलपमेंट हो जाए। तो इसके लिए जो है ये प्रमोट करने की बात करता है, जिससे क्या होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब जो है जिसके जो डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं वो डिजिटली मतलब जो है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिसको डिजिटल एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो पीछे रह पाते हैं। तो जो डिवाइड है दोनों के बीच में उसको रिड्यूस करना है, और साथ साथ लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना। ये जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर तो मतलब जो है ये इसको कॉल किया गया था, लेकिन जो है इसके को ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, मेंबर बॉडी कौन कौन से हैं, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट है, और यूनाइटेड नेशन का ही जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसको कोस्ट किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट के द्वारा और स्विस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। रिव्यू प्रोसेस क्या है कि हर 10 साल या 20 साल में इसको रिव्यू का मैकेनिज्म है। तो ये 20 साल के बाद जो रिव्यू किया जा रहा है इसी को बोलते हैं WSIS+20। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। कंटेक्स्ट क्या है कि स्पेन जो है वो ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो ये जो है इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था
जो ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक 2019 में जब हुआ था समिट, तो उसके अंतर्गत इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसकी मेंबर कंट्री है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूएस, फिर यूके, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली और फाइनली जो है स्पेन जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो है इसका पूरा एरिया है। बैकग्राउंड इसका क्या है कि ये जो है इसका जो बेस है, इंडिया का जो एक मोटो है सागर जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, 2015 में जो है इनिशिएट किया गया था, उसके अंतर्गत जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये इंकरेज करता है जो भी मेंबर कंट्रीज हैं टू कोऑपरेट एंड सिनर्जाइज एफर्ट्स टुवर्ड अ सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल मेरीटाइम डोमेन। मतलब ये जो मेरीटाइम डोमेन है वो सेफ, स्टेबल, सिक्योर रहे, इसको लेकर के ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। 7 पिलर जो है इस मतलब जो इंडो पैसिफिक जो ओशियन है इनिशिएटिव से संबंधित, तो इसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी है, मेरीटाइम इकोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, इससे संबंधित जो है केवल 7 जो इसके पिलर्स हैं, जो बेसिकली जो इंडिया के सागर जो मोटो है इंडिया का ब्लू इकोनॉमी से संबंधित, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन, उसके लिए जो है ये 7 पिलर्स जो है इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। स्पेन इसका जो है नया लेटेस्ट मेंबर बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अपेक जिसको बोलते हैं। 2025 का जो एपेक समिट हुआ है साउथ कोरिया के सिटी ग्यांगजू में हुआ है। यहाँ पर चाइना ने एक जो है पुश किया है एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्न करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से संबंधित। बेसिकली हमारा जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब डिस्कशन करते हैं तो जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके बारे में हमको डिटेल्स जानना होता है। तो इसका जो एपेक का सेक्रेटरीट कहाँ पे है, सिंगापुर। इसके मेंबर कंट्रीज़ में इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसका ऑब्जर्वर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। 21 इकोनॉमी इसके मेंबर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको और यूएसए। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एशिया पैसिफिक कम्युनिटी है वहाँ पर जो है डायनामिक और हारमोनियस रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो विद इन द कम्युनिटी। और ये जो है एपेक जो है ये बात करता है कि फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो एशिया पैसिफिक रीजन में, और साथ साथ जो है प्रमोट हो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये हुआ एपेक से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। फिर है अब्राहम एकॉर्ड। अभी क्या है, रिसेंटली जो है कजाकिस्तान को भी यूएसए के प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है कि ये भी अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट होगा। अब्राहम एकॉर्ड जो है ये एक तरीके से जो है एग्रीमेंट है, चाहे एक निगोसिएशन है इजराइल और जो मॉडरेट अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। इसका नाम अब्राहम एकॉर्ड इसलिए रखा गया कि जो बिब्लिकल अब्राहम हुआ हैं तो उनको एक तरीके से माना जाता है ये जीव्स के भी एंसेस्टर थे और अब्राहम के भी एंसेस्टर थे। तो दोनों जो है यहाँ से जो दो कम्युनिटीज़ हैं वो दोनों यहाँ से अपने जेनेसिस को जो है ट्रेस करती हैं। तो इसलिए इसका अब्राहम एकॉर्ड रखा गया है। और इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो इजराइल और मॉडरेट अरब है उनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ट्रेड सिक्योरिटी टाइज जो है वो बढ़े। इसके चलते जो है ये यूएसए के द्वारा जो है इनिशिएट किया गया इजराइल और अरेबियन कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके का निगोसिएशन वाला प्लेटफॉर्म है ये। 2020 में जो है इसको इनिशियली जो है साइन किया गया था। इसमें इजराइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को देश शामिल थे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 3C इनिशिएटिव से संबंधित। रिसेंटली क्या है, इस इनिशिएटिव को 3SI जिसको बोलते हैं 10 साल हो गए हैं। 2015 में जो है एज ए कंसेप्चुअल जो है ये इनिशिएट किया गया था। 3C इसमें क्या है, एक ये बाल्टिक सी देखिए, एड्रियाटिक सी और ये ब्लैक सी। तो इन देश मतलब जो है ये जो 3C है इनके बीच के जो एरिया है वो 3C मेंबरशिप इनिशिएटिव चालू किया गया इनके द्वारा। ये जो है इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 13 स्टेट है इसमें, जो कि जो है बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के आसपास जो है घिरे हुए हैं। 2015 में इसको प्रपोज किया गया था पोलैंड और क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका बेसिक पर्पज ये था कि फंक्शन एज ए रीजनल कोऑपरेशन दैट कम्प्लीमेंट्स यूरोपियन यूनियन पॉलिसी। मतलब ये जो है यूरोपियन यूनियन के अगर मेंबर नहीं भी हैं तो इनका जो रीजनल कोऑपरेशन ये ऐसा होगा कि यूरोपियन यूनियन पॉलिसी के पैरेलल में होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। 3C इनिशिएटिव का पर्पज ये है कि ये प्रमोट करेगा कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल सेक्टर। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह को फाइनेंस करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और साथ साथ जो है इसमें एक 3C इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट किया गया था 2019 में। इसका एम ये था कि जो रिलायंस है मतलब जो है यूरोपियन यूनियन के फंडिंग से संबंधित, मतलब डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन से रिलायंस हमारा कम हो जाए इस क्षेत्र का, उसके चलते जो है एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से रिलेटेड। अभी क्या है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस
जिसको बोलते हैं WTDC 25। ये जो है हर साल में एक बार होता है। ITU के द्वारा कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे? बाकू में। बाकू क्या है? अजरबैजान का जो है कैपिटल बाकू है। बेसिकली हमारा जो है, जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें जो जो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनली आ रहे हैं तो उसको हमको जानना है कि एक तो पहले कि उसका शुरुआत कहाँ हुआ, किसके अंतर्गत आता है, हेडक्वार्टर्स वगैरह क्या है, और किस तरीके के रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं, इंडिया का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमको जानना जरूरी होता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को लुक आफ्टर करती है। इसके एट प्रेजेंट अभी 194 मेंबर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा जो 1000 से ज़्यादा कंपनियां और यूनिवर्सिटी इसके मेंबर हैं। ये जो है यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइजेशन एजेंसी है। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ट्रेस किया जाए तो 1865 में जब इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन जो है कन्वे किया गया था पेरिस में, तो उसको ये माना जाता है कि इसका जो है एक तरीके से एंसेस्टर है ये, और उसी के आधार पे जो है ये बाद में ITU के रूप में कन्वर्ट हुआ। इसको बोलते थे, पहले इसको इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बोला जाता था। फंक्शन क्या है कि जो भी मेंबर कंट्रीज वगैरह जो देश हैं उनको एलोकेट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी और सैटेलाइट पोजीशन। दूसरा क्या है, कुछ रूल्स वगैरह जो है इसके अंतर्गत ये है कि जो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है वो मतलब बनाता है किसके लिए, सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए ग्लोबली जो है वो इसके द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इंडिया जो है रिसेंटली जो है री इलेक्ट किया गया है इसका जो है मेंबर फॉर द टर्म ऑफ 2025 से लेकर 28। अब इसमें जो है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो चीज़ें हैं, एक असेंबली है, एक काउंसिल है। असेंबली एक बड़ी बॉडी है जिसमें इसके टोटल मेंबर होते हैं, और काउंसिल जो होता है इस असेंबली से जो है चुन करके कुछ लिमिटेड जो है कंट्रीज आते हैं, उसको हम काउंसिल बोलते हैं। टोटल इसके 193 मेंबर जो है असेंबली हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। तो 36 मेंबर जो होते हैं वो जो है काउंसिल का पार्ट होते हैं। इंडिया जो इलेक्ट किया गया है 2025 से लेकर 28 में, तो ICAO का काउंसिल का जो है मेंबर इंडिया बना है। काउंसिल क्या करता है कि ये गवर्निंग बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरीट, मतलब असेंबली का सेक्रेटरीट क्या है जो है वो ये काउंसिल है, और ये ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक और टेक्निकल डिसीजन मेकिंग जो होता है ICAO का, ये इसी के द्वारा लिया जाता है। जो भी मेंबर इसके सिलेक्ट होते हैं काउंसिल के, वो 3 साल के लिए उनका टेन्योर होता है, जैसे कि इंडिया का है 2025 से लेकर के 2028 तक में। ICAO के बारे में देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में अंडर द शिकागो कन्वेंशन। टोटल 193 मेंबर इसके हैं और इंडिया इसका जो है फाउंडिंग मेंबर है। ये जो है कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है सिविल एविएशन से संबंधित, एयर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को। फिर ये इंश्योर करता है कि स्मूथ ऑपरेशन, जो ग्लोबल एयर मोबिलिटी होती है उसका नेटवर्क जो होता है उसका स्मूथ ऑपरेशन हो। ये प्रमोट करता है ट्रेड को, कल्चरल एक्सचेंज को, टूरिज्म को और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाशिंगटन अकॉर्ड से रिलेटेड, जो कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से संबंधित है। कंटेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली जो है वाशिंगटन अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया है दो देशों के बीच में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में, और ये फैसिलिटेट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इस अकॉर्ड को देखा जाए तो ये क्या करता है कि ये दो देश जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हुआ और रवांडा हुआ, ये दो दोनों के बीच में एक तरीके से पीस क्रिएट करने की बात करता है, ट्रस्ट रीस्टोर करने की बात करता है, जिससे कि जो है ये दोनों के देशों में जो मिनरल रिच रीजन वगैरह जो है वो जो है उसमें लास्टिंग पीस जो है इस्टेब्लिश किया जाए। खास करके जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है उसके जो ईस्टर्न एरिया जो है कटांग, कीवू, इतूरी जो है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में ये हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो वहाँ पर जो है पीस इस्टेब्लिश किया जा सके। अमेरिका के द्वारा जो है ये एक तरीके से मीडिएट किया गया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक तो वाशिंगटन अकॉर्ड की भी बात आ जाती है, पहला चीज़। दूसरा कटांग, कीवू, इतूरी, ये जो रीजन है किस एशिया, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में देखा जाए तो ये एक मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ पे मिनरल्स जो खास करके कॉपर, कोबाल्ट, टीन, टंगस्टन, टेंटेलम, गोल्ड और डायमंड जो है अबेंडेंट मिलते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ तक कि जो है कोबाल्ट का सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ही है। 70% जो ग्लोबल सप्लाई जो है यहाँ यहीं से आती है कोबाल्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है इसका कि सेचिल इसका जो है 6 मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से। ये एक तरीके से रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये रीजनल सिक्योरिटी को जो है वो प्रमोट करेगा। ट्रांस नेशनल जो थ्रेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है,
टेररिस्ट वगैरह जो है ट्रांसबाउंडरी अगर प्रमोट होते हैं तो उसको जो एक तरीके से ये रिड्यूस करेगा, कोऑपरेट करेगा कि मतलब इस टाइप की घटनाएं ना हो। और चैलेंज ऑफ द कॉमन कंसर्न टू द मेंबर स्टेट, और जो टेररिज्म से संबंधित, क्राइम से संबंधित जो है अगर मेंबर कंट्री का कुछ कंसर्न होता है तो उसको जो है ये तरीके से रिजॉल्व करने की बात करेगा। उसमें डिस्कशन किया जाता है कि किस तरीके से जो है इसको हम ट्रांस बाउंड्री जो है ऑर्गेनाइज क्राइम को रिड्यूस किया जा सके। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं इसके? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स, ये 5 मतलब कंट्री, और बांग्लादेश और सेशल जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो टोटल जो है 6 कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर हो चुके हैं। 5 पिलर्स ऑफ द कोऑपरेशन की बात की जाए तो ये बात करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, काउंटर टेररिज्म की, कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब जो है एक मतलब बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसको रिड्यूस करने की बात करता है, साइबर क्राइम को एड्रेस करने की बात करता है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करता है। टोटल 5 पिलर ऑफ कोऑपरेशन, 6 मेंबर कंट्री इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश और सेचिल। सबसे रिसेंट कंट्री जो है इसका सेचिल है, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। कंटेस्ट क्या है इसको कि इसको इस्टेब्लिश हुए 2 डिकेड मतलब 20 साल हो गए हैं। पर्पज़ ये है कि जो डिवाइड्स है 2 देशों के बीच में उसको एक तरीके से उस खाई को, उस गैप को ब्रिज करना, उस गैप को भरना, ताकि जो कन्फ्लिक्ट वगैरह जो क्रिएट हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है एक्सेस, उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। बात किया जाए यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की तो इसका सेक्रेटरीट है न्यूजीलैंड में। 2005 में जो है इसको लॉन्च किया गया था 2 देशों के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ तुर्की और स्पेन के द्वारा। बाद में यूनाइटेड नेशन की इसको बैकिंग मिल गई। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ये मेंटेन करता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग स्टेट्स, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो है कोई कंट्री, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी इसके मेंबर हो सकते हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप होता है उसको इम्प्रूव करना, साथ साथ जो है डाइवर्स नेशंस वगैरह जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करना, और कम्युनिटीज़ वगैरह जो होते हैं उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, एक्सेस पोलराइजेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है किम्बरले प्रोसेस से रिलेटेड। किम्बरले प्रोसेस अगर आता है कभी भी तो जनरली ये मान के चलिए कि ये डायमंड से एसोसिएटेड होता है। कंटेस्ट क्या है कि किम्बरले प्रोसेस प्लेनरी ने इंडिया को जो है मतलब इलेक्ट किया है जो चेयरपर्सन ऑफ किम्बरले प्रोसेस। कब से? जनवरी 1, 2026 से। किम्बरले प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो ये क्या है कि ट्रिपरटाइट इनिशिएटिव, मतलब 3 एजेंसियां जो है मिलकर के इसको इनिशिएट की गई हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट है पहला, दूसरा इंडस्ट्रियल डायमंड, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, और तीसरा सोसाइटी। तो इनके द्वारा जो ये संचालित किया जाता है। और इनका एम क्या होता है कि प्रिवेंट ट्रेड इन कन्फ्लिक्ट डायमंड, जो कन्फ्लिक्ट डायमंड का जो ट्रेड होता है उसको जो है रोकना, प्रिवेंट करना। अभी कन्फ्लिक्ट डायमंड क्या होता है? तो ये एक तरीके का रफ डायमंड होता है, जो रिबेल्स वगैरह जो होते हैं, विद्रोही होते हैं किसी देश के, तो उनके द्वारा यूज किया जा सकता है, स्मगलिंग किया जाता है, और उससे जो पैसा जनरेट होता है तो जो मेंबर्स कंट्री चाहे दूसरे देश कंट्रीज वगैरह होते हैं तो उसमें जो टेरर एक्टिविटी को जो है ये एक तरीके से फाइनेंस करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड एक्टिविटी से जो है रफ डायमंड का स्मगलिंग हुआ, रेबल इसको इनकैश कराते हैं और उस पैसे से जो है फाइनेंस करते हैं कन्फ्लिक्ट वगैरह को, जिससे जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है वो अंडरमाइंड होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को जो है खतरा हो जाता है। मेंबर क्या है? 60 पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है रफ डायमंड के जो है ट्रेड का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ग्लोबली जो है 99% जो है ग्लोबल रफ डायमंड जो है यहीं से निकल के आता है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन से। किम्बरले प्रोसेस बात ये करता है कि जो है एक तरीके से रिगरस सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल जो है और कंप्लायंस असेसमेंट को फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरीके से जो है स्मगलिंग को जो है रफ डायमंड का जो है उसको रोका जा सके। हाई स्टैंडर्ड जो है वो जो है पार्टिसिपेट कंट्री को मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कन्फ्लिक्ट डायमंड जो है वो आउट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट में खुलेआम ना बिके और उसका जो है मिसयूज होकर के जो है टेरर एक्टिविटी को फंडिंग न मिल पाए। अब देखते हैं कि कुछ प्लेसेस जो है वो न्यूज में थे, वो इसमें मैगजीन में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। कन्फ्लिक्टेड एरियाज़, इसमें पहला है अगेन अनेगाड़ा पैसेज। अनेगाड़ा पैसेज जो है एक्चुअल में जो है यूएसए ने एक ऑपरेशन चालू किया था, ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर। किसके अगेंस्ट चालू किया था? नार्को टेररिज्म जो है कैरिबियन में जो फैल रहा था उसके अगेंस्ट में चालू किया था। तो अनेगाड़ा पैसेज को देखा जाए तो इसका लोकेशन जो है एक तरीके से ये चैनल है जो वेस्ट इंडीज जो है वो पाया जाता है। कनेक्ट क्या करता है? अटलांटिक ओशियन को कैरिबियन सी से कनेक्ट करता है। सेपरेट किसको करता है? ब्रिटिश का वर्जीनिया आइलैंड जो कि वेस्ट में है इसके, और लीवर्ड साइड जो है आइलैंड उसको जो है इसको सेपरेट करता है। इट इज़ वन ऑफ द 2 पैसेज थ्रू विच सब सरफेस वाटर इंटर द कैरिबियन सी। मतलब कैरिबियन सी में जो सब सरफेस वाटर आता है इसके थ्रू ही होकर के आता है। नेक्स्ट है हमारा कंबोडिया, जिसका कैपिटल है फ्नोम पेन।
कंटेक्स्ट क्या है कंबोडिया का डिस्कशन का, कि रिसेंटली जो है थाईलैंड जो है ना उसने लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक कंबोडिया पे। विडम्बना ये है कि ये जो कंबोडिया थाईलैंड ये जो कंट्रीज़ है वो आसियान के मेंबर हैं, और आसियान जो है एक समय क्या मतलब वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पीसफुल रीजन में से एक है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लोग एक दूसरे को अपना ही समझते हैं, जो मे भी 10 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं आसियान के, लेकिन जो है कन्फ्लिक्ट वगैरह ऐसा चल रहा है कि ये दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर के और कुछ हिंदू टेम्पल को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। उसके अगेंस्ट में थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक किया। थाईलैंड का ये लोकेशन है, कंबोडिया का ये लोकेशन है, और ये बहुत एक तरीके से पीसफुल रीजन हुआ करता था। लैंड बाउंड्री क्या है, वियतनाम इसके जो है ईस्ट में है, लाओस जो है नॉर्थ ईस्ट में है, थाईलैंड नॉर्थ वेस्ट में है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडी जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ वेस्ट में है। जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए कंबोडिया का, तो नेचुरल रिसोर्स इसमें ऑयल और गैस, टिम्बर, जेमस्टोन, आयरन और मैग्नीज और फॉस्फेट्स मिलते हैं। लार्ज लेक देखा जाए तो टोनले सेप लेक, मेजर माउंटेन जो है धांग्रेक, क्रावन, दाम्बियर विद द फ्नोम ओवरल बिंग हाईएस्ट पीक। जो फ्नोम ओवरल है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। रिवर जो है मेकॉन्ग और टोनले से मिलती है। मेकॉन्ग जो है चाइना से होकर के यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है सीरिया, जिसका कैपिटल है दमास्कस। यूएसए जो है वो लॉन्च किया है मैसिव एयर स्ट्राइक जो है लॉन्च किया है। जो इस्लामिक स्टेट्स जो सीरिया में जगह जगह जो है स्कैटर रूप में जो है फैले हुए हैं और आतंक फैला रहे हैं, तो उनको टारगेट करते हुए जो है डजन्स ऑफ जो है एयर स्ट्राइक जो है यूएसए के द्वारा किया गया है। लोकेशन की बात की जाए सीरिया की, तो ये सीरिया का लोकेशन है, मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर है। लेबनान, इराक, तुर्की ये सब जो है इसके जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तुर्की जो है इसके नॉर्थ में है, इराक इसके ईस्ट में है, जॉर्डन इसके साउथ में है, इजराइल और लेबनान इसके वेस्ट में है। गोलन हाइट जो है पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, इजराइल ने इसे सीज किया था 1967 में। एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि गोलन हाइट कहाँ से एसोसिएटेड है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि एशिया का अगर पार्ट में पूछता है मतलब, तो हम ये बोल सकते हैं कि वेस्ट एशिया में है, मिडिल ईस्ट में है, सीरिया में था, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके पूछता है तो गोलन हाइट के बारे में जाना जा सकता है। जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए सीरिया का, तो सीरियन डेजर्ट्स, यूफ्रेट्स रिवर वैली और एंटी लेबनान माउंटेन जो है यहाँ पे स्थित है। मेजर रिवर इसकी ओरंटोस और टिग्रिस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिनी बिसाऊ, जिसका कैपिटल है बिसाऊ। लोकेशन कहाँ है गिनी बिसाऊ का, तो ये जो है वेस्ट अफ्रीका में स्थित ये कंट्री है, और इसका जो है बाउंड्री सेनेगल से निकलता है नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट और साउथ की तरफ जो है गिनिया है। लोकेशन इसका वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। मेरीटाइम बाउंड्री जो है इसकी ये अटलांटिक ओशियन से एसोसिएटेड है वेस्ट की तरफ। इसके अंतर्गत जो है बिजागो आर्किपिलागो है और अदर आइलैंड भी जो है इसके ऑफ कोस्ट पे स्थित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी वगैरह कुछ रिपब्लिक वगैरह खत्म होकर के मिलिट्री रूल चालू हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंकाकू आइलैंड से रिलेटेड हमारा। कंटेक्स्ट क्या है इसका, पहले लोकेशन देख लेते हैं। सिंकाकू आइलैंड ये है, ये जो है जापान और चाइना के बीच में हमेशा से जो है विवाद रहता है। इसको जो है चाइना में दियागो आइलैंड बोलते हैं और जापान में सिंकाकू आइलैंड बोलते हैं। ये इसका लोकेशन हुआ है। इसको जो है टोक्यो जो है मतलब जापान जो है वो अपना क्लेम करता है। लोकेशन इसका ईस्ट चाइना सी में है, और ये जो ओकिनावा प्रीफेक्चर जो है उसका ये पार्ट है। चाइना के द्वारा दियागो जो है इसको बोला जाता है, और ये दोनों के बीच में है, चाइना और जापान के बीच में हमेशा से जो है इसको लेकर के डिस्प्यूट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्लेसेस जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से जो है न्यूज़ में थे, उसको देखते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, ये जो है इजराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। मतलब इजराइल पहला देश ऐसा बन गया है जो सोमालीलैंड, इसका लोकेशन ये है, उसको जो है सोवरेन नेशन मान लिया है। सोमालीलैंड का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये पहले सोमालिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1991 में जो सिविल वार हुआ था सोमालिया में, उसके द्वारा जो है ये एरिया निकल करके खुद ही जो है स्वतः जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके एक अलग देश मानने लगा था, लेकिन ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम जो है इजराइल ने इसे मान लिया है। लोकेशन अगर देखा जाए सोमालीलैंड का, तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो ये बोलते हैं, ये जो वाला एरिया है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में जो है ये गल्फ ऑफ एडन है, और कंट्री की बॉर्डर अगर देखा जाए तो जिबूटी इसका नॉर्थ वेस्ट इस एरिया में पाया जाता है। यूथोपिया जो है इसके साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में पाया जाता है, एरिया में पाया जाता है, और सोमालिया जो है ये जो है इसके ईस्ट में पाया जाता है। कैपिटल इसका जो है हरगेसिया है। तो ये हुआ सोमालिया, और जो सोमालिया कंट्री है उसके अंतर्गत जो है ये वाला एरिया जो है डिस्प्यूटेड है। इसके जो ईस्ट में पंटलैंड है और इसके वेस्ट में सोमालीलैंड है, और साउथ में जो है सोमालिया का जो है मेन कंट्री जो है मेनलैंड पार्ट जो है वो स्थित है। उसी तरीके से इथियोपिया, इसका कैपिटल है एडिस अबाबा,
कंटेस्ट क्या है कि यूथोपिया को सिलेक्ट किया गया है UNFCCC COP32 के लिए, मतलब यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो समिट होने वाला है COP32, वो 2027 में अदीस अबाबा में होगा, यूथोपिया की कैपिटल। यूथोपिया का लोकेशन अगर देखिए आ जाए तो ये है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत ये आता है, लेकिन लैंडलॉक है। पहले जो है एरिट्रिया जो है इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1993 में जो है सीसेशन हुआ और यह है सेपरेट नेशन के रूप में जो है वो निकल करके आया एरिट्रिया। उसके बाद से जो है ये लैंडलॉक हो गया। नाइबरिंग कंट्रीज देखा जाए तो एरिट्रिया जो है इसके नॉर्थ में है, जिबूटी जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, सोमालिया जो है इसके ईस्ट में है, ये सोमालिया हुआ, और केन्या जो है इसके साउथ में है, और साउथ सूडान जो है इसका, और सूडान जो है वेस्ट वाला एरिया जो आता है, इसमें जो है यूथोपिया के आता है। जियोग्राफिकल फीचर अगर देखा जाए तो ब्लू नील जो नदी यहाँ से निकल, मतलब यहाँ से होकर के गुजरती है, टेकेजा, बारो, सेबेले, जेनाले, आवास, ओमो रिवर जो है यहाँ से होकर के गुजरती है। फिजियोग्राफी अगर देखा जाए तो ये रिफ्ट वैली का ही पार्ट है, जो ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है यहाँ से होकर के गुजरती है। कोबार सिंक दिनाकी प्लेन जो है यहाँ पर जो है एकदम लो लैंड एक तरीके से बनाता है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे रास देजान है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जॉर्डन, जिसका कैपिटल है अमान। जॉर्डन देखिए, ये जो है जॉर्डन का लोकेशन है। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इंडियन PM जो है वहाँ पे विजिट किए जॉर्डन में, जो कि 75 ईयर जो हो गया इंडिया और जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को दिखाता है। लोकेशन अगर देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट एशिया, मतलब ये एशिया है पूरा, तो उसके साउथ वेस्ट में ये स्थित है। नॉर्थर्न अरेबियन पेनिनसुला का ये पार्ट है। बाउंड्री अगर देखा जाए तो नॉर्थ में ये सीरिया है इसके, इराक जो है इसके ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया जो है इसके साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में आता है, इजराइल और वेस्ट बैंक जो है इसके वेस्ट में आते हैं। मेरीटाइम बाउंड्री जो है गल्फ ऑफ अकाबा जो है, जो कि जॉर्डन का सोल पोर्ट है, और डेड सी जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए तो सीरिया, अरेबियन डेजर्ट, जॉर्डन वैली जो कि रिफ्ट वैली का ही पार्ट है, ग्रेट ईस्टर्न रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं, और अपलैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर जो यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट कंट्री है येमेन, जिसका कैपिटल है साना। येमेन क्या है, न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पे जो हाउती एक ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, ईरान के द्वारा फंडिंग दिया जाता है, उसके चलते जो है, मतलब जो है ये हमेशा इसमें डिस्टर्ब रहा है येमेन में, और ख़ास करके जो है इसके चलते जो है अरब और बाकी जो है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये आपस में जो है डिस्प्यूट लेकर रह रहा है, तो इसके चलते ये हमेशा नहीं रहता है। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये है कि साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है उसने अनाउंस किया है स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया में नया कॉन्स्टिट्यूशन। येमेन का अगर पॉलिटिकल फीचर देखा जाए तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, नॉर्थ में जो है ये सऊदी अरेबिया है, और ओमान जो है वो इसके ईस्ट में स्थित है। बॉर्डरिंग अगर वाटर बॉडी देखा जाए तो रेड सी इसके वेस्ट में है, ये रेड सी वेस्ट में है, गल्फ ऑफ एडन जो है इसके साउथ में है, और अरेबियन सी जो है इसके साउथ ईस्ट एरिया में है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा जाए तो ये जो है ऑन द कोस्ट ऑफ बाबल मंदाब जो स्ट्रेट है, उससे जो कि लिंक करता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को, ये रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन को जो है बाबल मंदाब जो है स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है, ये इससे बिलोंग करता है, और ये इम्पॉर्टेंट जो है शिपिंग रूट है। जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए तो एक सुकोट्रा आर्किपिलागो है, एक्चुअली में ये न्यूज़ में भी था, और लोकेशन के वाइज से भी हमेशा हमको मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुकोट्रा आर्किपिलागो जो है इंडियन ओशन में स्थित है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो इसी का पार्ट है। फिर यहाँ पर डेजर्ट है रुबल अल खाली डेजर्ट जो है यमन से बिलोंग करता है। यहाँ पर यमन में कोई भी जो है सदाबहानी जो लेक्स और रिवर होती हैं वो नहीं होती हैं, ज़्यादातर जो है ड्राई एरिया ही यहाँ पे है। नेक्स्ट है म्यांमार, जिसका कैपिटल है नेपिदाओ करके, मतलब इसका जो है ये कैपिटल चेंज किया गया है, तो अभी जो है नेपिदाओ जो है इसका कैपिटल है। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि यूनियन सॉलिडरिटी और डेवलपमेंट पार्टी जो है USDP, उसने जो है म्यांमार में इलेक्शन जीता है। ज्योग्राफिकल फीचर की बात की जाए तो इसका जो लोकेशन है साउथ ईस्टर्न एशिया में है, और ये आसियान का मेंबर कंट्री है म्यांमार। लैंड बाउंड्री अगर देखा जाए तो वेस्ट में इसके जो है बांग्लादेश है, चाइना जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, इंडिया भी जो है इसका वेस्टर्न बॉर्डर फॉलो करता है, लाओस जो है उसके ईस्ट में है, और थाईलैंड जो है साउथ ईस्ट एशिया में है। साउथ ईस्ट बाउंड्री इसका डेवलप करता है म्यांमार के साथ। मेरी टाइम बाउंड्री जो बोला जाए, ये जो है अंडमान सी इसके साउथ में है, बे ऑफ बंगाल जो है साउथ वेस्ट में है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया साउथ वेस्ट में, और ये अंडमान सी इसके साउथ में हो गया। जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए तो ये माउंटेन रेंजेस इसमें जो है बागोयोमा, राखिनयमा, तेनासरिन हिल्स और सान हिल्स जो है इसके जियोग्राफिकल माउंटेन्स हैं। मेजर रिवर जो है मेकोंग रिवर्स, साल्विन रिवर्स, इरावडी रिवर्स और चिदविन रिवर्स जो है यहाँ से होकर के पास करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोलियम, टिम्बर खास करके जो है टीक टिम्बर जो है यहाँ पे अबेंडेंट मिलता है, ये पॉपुलर है टिम्बर के लिए। फिर टीन मिनरल्स में टीन, कॉपर, टंगस्टन, लीड,
कोल, मार्बल, लाइमस्टोन, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर वगैरह से भी जो है एक तरीके से इसमें बहुत पोटेंशियल है। नेक्स्ट कंट्री है हमारा बुल्गारिया, जिसका कैपिटल है सोफिया। कंटेक्स्ट क्या है बुल्गारिया का कि बुल्गारिया ने अडॉप्ट किया है यूरो को एज ए इट्स ऑफिशियल करेंसी, मतलब बुल्गारिया का ऑफिशियल करेंसी भी अब क्या हो गया है, यूरो हो गया है। तो इस तरीके से यूरो को करेंसी अपनी नेशनल एक्सेप्ट करने वाली कंट्रियों की संख्या हो गई 21, और ये जो देश जो यूरो को ऑफिशियल करेंसी मानते हैं उनको बोलते हैं यूरोजोन की मेंबर कंट्रीज। पॉलिटिकल फीचर अगर दिखाया जाए बुल्गारिया का, तो ये ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्री है, और ब्लैक सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अगर ट्रिक्स हमारा कुछ है तो तुर्किश बर्गर। तुर्किश मतलब तुर्किश, और बर्गर का बुल्गारिया, और भी जो है देश मतलब जो है, अगर हम जब ट्रिक्स को कवर करेंगे जियोग्राफिकल फीचर में तब हमको करेंगे। इसमें जो है लोकेशन इसका साउथ ईस्ट यूरोप में है, ऑन द बाल्कन पेनिनसुला। ये जो है बाल्कन पेनिनसुला जो है इसके जो है इसका ये पार्ट है। नाइबरिंग कंट्री इसके रोमानिया, तुर्की जो और ग्रीस इसके साउथ में है, रोमानिया इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ मैकेडोनिया और सर्बिया इसके वेस्टर्न बॉर्डरी कवर अप करते हैं, और वाटरिंग बॉडी जो है जो इसके बॉर्डर पे है उसमें ब्लैक सी जो है इसके ईस्ट में पाया जाता है। जियोग्राफिकल फीचर और क्लाइमेट देखा जाए तो क्लाइमेट इसका जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, कुछ एरिया में कंटिनेंटल है जो अंदर का एरिया, और कहीं पे जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट भी यहाँ पे स्थित है। मेजर रिवर इसकी दानूबे, मरिस्ता और उस्तुरमा इसकी जो है मेजर रिवर है। तो ये कुछ ऐसे मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन हमने कवर किया जो न्यूज़ में थे, कुछ कंट्रीज जो न्यूज़ में थी, कन्फ्लिक्टेड एरिया थे, और कुछ नए एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन यूरोपियन यूनियन के एफटीए से संबंधित। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, और ये एक तरीके से इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है। यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में जो उभर के आया है। 16th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट हुआ, उसके अंतर्गत जो है ये एफटीए जो है साइन किया गया है। अब जो है यूरोपियन यूनियन इंडिया का जो है 22nd एफटीए पार्टनर हो गया है। 16th समिट में जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया को एक तरीके से सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के रूप में जो है साइन किया गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है एशिया में ये इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री है जिसके साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया गया है। इसके अंतर्गत पहले जापान थे और साउथ कोरिया थे। तो इस तरीके से जो इंडिया का जो बर्जनिंग मतलब जो एक्सपांडिंग डिफेंस सिस्टम है, इंडस्ट्री है, उसको एक तरीके से एक्सेस मिल जा रहा है यूरोप को, और इंडिया के लिए भी एडवांटेज है कि जो डिफेंस का रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक अच्छा खासा जो है पार्टनर मिल जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर जिसको बोलेंगे यूरोप के रूप में। एफटीए जो साइन किया गया है इंडिया के द्वारा रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया और यूएई के बीच में सेपा साइन हुआ था। ये कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, 2022 में। देखिए एफटीए के दो पार्ट होते हैं जब निगोशिएशन होता है, तो एक तो होता है सिक्का जिसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है सेपा, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करता है। तो नेगोशिएशन और मतलब जो है और फाइनलाइजेशन के बीच में है सिक्का और सिपा जो है मतलब इंटरमीडिएटली जो है चलते रहते हैं। फाइनल स्टेज जो होता है वो सिपा होता है, उसी को हम बोलते हैं एफटीए। 2022 में जो है साइन किया गया था यूएई के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है हमारा जो है साइन हुआ 2022 में, फिर इंडिया और ईएफटीए जो इसको बोलते हैं वो जो है साइन हुआ 2024 में, फिर ओमान के साथ सिपा जो है साइन हुआ 2025 में, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए जो साइन हुआ 2025 दिसंबर में। एक्चुअल में क्या है, जैसे अलग अलग देशों के साथ जो साइन होता है हमारा, जैसे ओमान के साथ हुआ है सिपा, फिर जो है ईएफटीए जो है मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो है उसके अगेंस्ट में जो है टिपा साइन हुआ था। तो ऐसे जो है फिर ईएसटीए साइन हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अलग अलग क्लॉज हैं, उसको आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग देशों के साथ निगोशिएशन होता है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कहीं प्रेफरेंशियल होता है, तो उसके आधार पर जो है इसका नोमेनक्लेचर रखा गया है। की फीचर अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1951 में जो एग्जिस्टेंस में आया। 6 मेंबर जो है इसके फाउंडिंग 6 कंट्रीज जो है इसके फाउंडिंग मेंबर थे, उसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। करंटली इसके 27 कंट्रीज हैं मेंबर। यूनाइटेड किंगडम जो है ऑफिशियली जो है 31 जनवरी 2020 को जो है इससे विड्रॉ कर गया यूरोपियन यूनियन से। पहले वो भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन इससे जो है ऑफिशियली जो है लेफ्ट कर गया है। 5 मेन जो है इंस्टीट्यूशन जो है यूरोपियन यूनियन के, उसमें देखा जाए तो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, जो ये 5 इंस्टीट्यूशन है जो एक तरीके से जो है लॉ से लेकर के कानून बनाने से लेकर के कानून इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के इकोनॉमिक ट्रेड कॉमर्स वगैरह जो है ये चीज़ों को गवर्न करते हैं। की फीचर अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो है हर 5 साल में एक बार होता है। इससे न्यू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं।
यूरोपियन यूनियन में जो है एक ओपन बॉर्डर का कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं शेंजन एरिया। मतलब ये जो एरिया होता है इसमें जो लोग वगैरह भी जो है, मतलब एक तो इकोनॉमिक आपका जो ट्रांजिशन हो ही रहा है, साथ पीपल टू पीपल मूवमेंट भी जो होता है विदाउट वीज़ा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया शेंजन रीजन में। कब से? सिंस 1985 से। सभी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो शेंजन के पार्ट हैं, एक्सेप्ट मतलब साइप्रस नहीं है उसका, और आयरलैंड इसका नहीं है। तो आयरलैंड और साइप्रस को अगर छोड़िए, साइप्रस का लोकेशन देखिए यहाँ पे, ये साइप्रस है, तो इसको अगर छोड़ दिया जाए, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन जो है जो शेंजन जो एरिया है उसके मेंबर नहीं है। सिंगल करेंसी यहाँ पे फॉलो होती है, और जो सिंगल करेंसी फॉलो करने वाली कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर कंट्रीज जो है सिंगल करेंसी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्री यूरो को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरो जोन। तो वैसे जो है 21 यहाँ पे दे रहा है, लेकिन अभी जो है 22 कंट्री हो गए हैं, बुल्गारिया भी जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो टोटल जो है मतलब यूरोपियन जोन में जो है कंट्रीज वो हैं जो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी मानते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन देखा जाए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो फोर्थ और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब यूरोपियन यूनियन जो है यूएसए के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड। तो और ये दोनों कंप्राइज करते हैं 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, और वन ऑफ द थर्ड ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, मतलब 1/3 जो है ग्लोबल ट्रेड जो है इन्हीं के थ्रू होता है, और ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल जो है पॉपुलेशन यहाँ पे है। 2024-25 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो गुड्स का जो है बायलेटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ है 11.5 लाख करोड़ का, जिसमें जो है इंडिया की ओर से एक्सपोर्ट किया गया 6.4 लाख करोड़ और इंपोर्ट किया गया 5.1 लाख करोड़। मतलब अगर ट्रेड वाइज देखा जाए गुड्स के, तो इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। सर्विस का अगर ट्रेड देखा जाए तो टोटल जो है 7.2 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में 2024 में। अब जो हमने बात किया था कि मतलब किस तरीके से जो है ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सेंक्शन होता है, चाहे साइन होता है, निगोशिएशन होता है, तो अलग अलग जो है देशों के साथ किस तरीके से जो है साइन किया जाता है। तो शुरुआती जो होता है वो जैसे प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। प्रिफरेंशियल एग्रीमेंट का मतलब जो होता है कि ओपनली जो है सब मार्केट ओपन नहीं रहेगा, रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन स्पेसिफिक गुड। तो मतलब स्पेसिफिक गुड जो है वो डिफाइन किया जाएगा कि पर्टिकुलरली इन जो है प्रोडक्ट पे जो है वो टैक्स जो है वो फ्री होगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इंडिया का जो है जो पीटीए अभी है, मर्कासुर कंट्री का ग्रुप है जो साउथ अमेरिका में है, उसके साथ जो है पीटीए साइन किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड मटेरियल पे जो है हमको टैक्स छूट मिलता है, एक्सेस मिलता है, और बाकी सब चीज़ों पे जो है नॉर्मल टैक्स होता है। दूसरा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाती है, तो इसमें क्या है कि रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स। अब मोस्ट ऑफ द गुड्स जैसे कि इंडिया और यूरोप के बीच में अभी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसको एफटीए इसलिए बोला जा रहा है कि लगभग जो है 97 के 98% तक जो है 97 से 98% 99% तक जो गुड्स वगैरह जो ट्रेड होगा उस पर जो है टैरिफ को जीरो कर दिया गया है, फ्री एक्सेस कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि इंडिया का यूएई के साथ भी जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको हम बोल रहे थे कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर तीसरा है इसमें कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जीरो ड्यूटी ट्रेड इंटरनली कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। मतलब अब कस्टम यूनियन होता है जैसे कि क्या है कि 2-3 देशों के बीच में अगर कस्टम यूनियन साइन हो गया तो वो दोनों का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता ही है, प्लस ये जो है कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉमन टैरिफ पॉलिसी जो है दूसरे देशों के अगेंस्ट में लगाते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए इसका, तो जो साउथ अफ्रीका में जो कस्टम यूनियन है, बोलते हैं साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन, जो कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और कुछ अगल बगल के देशों के बीच में है, तो ये जो है आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही, साथ ही साथ जो है अगर इंडिया के मार्केट को बोत्सवाना में जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, सेम वही टैक्स जो है साउथ अफ्रीका में भी पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से इनके बीच में जो है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो है वो लागू हो जाता है। तो ये हुआ कस्टम यूनियन। फिर जो है कॉमन मार्केट वाली बात की जाए तो जो हम अभी यूरोपियन यूनियन को डिस्कशन किए कि इसमें क्या होता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल दोनों होता है। तो कैपिटल भी मतलब पैसे का भी आदान प्रदान फ्रीली होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, और जो लेबर है उनको भी कोई वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह नहीं लगता है। तो ये हुआ कस्टम यूनियन, एक कॉमन मार्केट, सॉरी। फिर इकोनॉमिक यूनियन की बात की जाए तो जो यूरो जोन वाली बात हम कर रहे हैं कि डीपेस्ट इंटीग्रेशन विद ए शेयर्ड इंस्टीट्यूशन। अब यूरो जोन की हम बात किए तो जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या है कि शेयर्ड इंस्टीट्यूशन तो है ही, लेकिन डीपेस्ट वाली बात है तो यहाँ पे कॉमन करेंसी भी आ गया, तो यूरो जोन उसका एक पार्ट हो गया। तो ये यूरोपियन यूनियन और यूरो जोन जो है थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है, और वही इकोनॉमिक यूनियन और कॉमन मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एफटीए जो साइन हुआ है उसमें देखा जाए तो लगभग 97% जो है, और अगर 99.5% जो ट्रेड वैल्यू जो है हमारा इंडिया का और यूरोप के बीच में जो है उसको जो है प्रीफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा यूरोपियन मार्केट में।
इसमें बात की जा रही है कि 70.4% टैरिफ लाइन कवरिंग 97.7% ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो 97% जो है एक्सपोर्ट जो है उसको इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेट किया जाएगा, मतलब उस पर टैक्स जो है लगभग जीरो कर दिया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इंडिया का जो इंपॉर्टेंट लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब वो ऐसे सेक्टर जहाँ पर लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है प्रोडक्शन में, तो वो ऐसे सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवियर है, वहाँ पे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात अगर की जाए तो इसमें आता है टेक्सटाइल, अपैरल जिसको कपड़ा बोलते हैं, जिसको हम जो मतलब डे टू डे यूज करते हैं, फिर मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, फुटवियर्स, केमिकल्स। तो करेंटली जो है 4 से 26% तक का जो इम्पोर्ट ड्यूटी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इम्पोज किया जाता है। अब ये हो जाने के बाद क्या हो गया कि जीरो ड्यूटी जो है वो अगर हो जाता है तो ये इन्हेंस करेगा कंपटीशन इन यूरोपियन यूनियन मार्केट। तो अगर जीरो टैरिफ होने की वजह से यूरोपियन यूनियन मार्केट में जो है हमारा जो है प्रोडक्ट जो है कम्पिटिटिवली जो है वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। फिर एक्सेस टू इंडियन मार्केट, अब इंडिया को जो एक्सेस मिल रहा है तो इंडियन मार्केट को भी जो है यूरोपियन यूनियन एक्सेस करेगा। तो इंडिया ऑफर किया है कि 92.1% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन कवरिंग 97.5% ऑफ यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो 97.5% एक्सपोर्ट आइटम है उसको जो इजी एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट में, विथ 49.6% ऑफ टैरिफ लाइन हैविंग इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन। मतलब जो है लगभग 50% जो प्रोडक्ट है टैरिफ लाइन में, जो प्रोडक्ट वाले आने वाली जो चीज़ें हैं उसको इमीडिएटली जो है जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। फिर इंडिया में जो टैलेंट्स वगैरह जो है उसको एक्सेस मिलेगा, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको पढ़ने के लिए मतलब एक्सेस मिलेगा यूरोप में अंडर द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और ये इन 5 ईयर विथ ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। तो जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं उनमें जो है हमारे जो है मतलब पर्सनल हैं, व्यक्ति हैं, जो टैलेंटेड मतलब जो है पीपल है, उनको जो है वहाँ पर जाने के लिए एक्सेस मिलेगा। ये बात करता है कि एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी एंड अवेल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, मतलब एजुकेशन के बाद भी अगर वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो पोस्ट स्टडी वीज़ा भी वहाँ पे मिल जाएगा जॉब के लिए। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो ब्रॉडर एंड डीपर कमिटमेंट फॉर द यूरोपियन यूनियन अक्रॉस 144 सर्विस सब सेक्टर इंक्लूडिंग आईटीज प्रोफेशनल सर्विसेज। तो मतलब वह 144 सर्विस सब सेक्टर्स जो है उसको भी जो है कमिटमेंट किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि वो भी जो है एक्सेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदर क्या बात की गई इसमें कि प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों के लिए भी एक्सेस मिलेगा इंडियन जो प्रोडक्ट हैं। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल जो है वो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स होंगे, ये नहीं कि रैंडम जो है कुछ भी रूल्स बना करके इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए। फिर जो है इंडियन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, खास करके होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक वगैरह जो है उसको जो है एक्सपांडिंग हॉरिजन, मतलब उसको एक्सेस मिलेगा यूरोप के मार्केट में। फिर रीइंफोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अंडर द ट्रिप्स, और ट्रिप्स के अंतर्गत ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट जो होता है उसके अंतर्गत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्शन का मौका मिलेगा। फिर ये कोऑपरेट करने की बात करता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, इन द सेंस इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंडिया का जो भी मतलब फूड आइटम जो है एक्सपोर्ट होता था तो बहुत सारा चीज़ क्लॉज लगा करके यूरोप के द्वारा जो है उसको मतलब बैन कर दिया जाता था। इन द सेंस जैसे मान लीजिए ग्रेप्स वगैरह गए, मैंगोस वगैरह गए, तो कुछ उसमें ऐसा मतलब जो है लगता था कि अनहाइजीनिक है, इस टाइप की कंडीशन लगा करके उसको बैन कर दिया जाता था। तो इसमें कोऑपरेट करने की बात की जाएगी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी। फिर जो है टेक्निकल आइटम, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह जो आते थे उस पर टेक्निकल बैरियर लगा करके कुछ कमी दिखा करके जो है उसको बैन कर दिया जाता था। तो इसमें जो है अब यूरोपियन यूनियन ये नहीं बोल रहा कि नहीं हम जो है मतलब रैंडम ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे, और अगर किसी कारण से अगर मतलब इसको इम्पोज करने की बात भी होती है तो उसको हम कोऑपरेट करेंगे, क्लियर कट जो है मैसेज जो है कन्वे होगा उस चीज़ का। फिर अदर स्पेसिफिक गेंस क्या होता है कि प्रीफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर द इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए प्रीफरेंशियल एक्सेस मिलेगा हमको, गुड्स मरीन, लेदर एंड फुटवियर एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ें हमको मतलब एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि ऑर्गेनिक जीरो ड्यूटी एक्सेस इन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। तो ये मतलब टेक्सटाइल बेसिकली हमको जो है लेदर, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग फुटवेयर इंडस्ट्री में हमको ज़्यादा बेनिफिट यूरोपियन यूनियन के ट्रेड एग्रीमेंट से दिखता है। अब मतलब जो है और कुछ जो है हमारा एग्रीमेंट जो साइन हुआ था पहले भी और इस बीच में भी, तो उसको देखते हैं कि जैसे एक यूरोटॉम है, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन हैव एग्री टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर द इंडिया यूरोटॉम एग्रीमेंट। तो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, सिविलियंस मतलब जो है यूज हो, नॉन मिलिट्री यूज हो, उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और यूरेट्रॉम के बीच में। यूरोट्रॉम जो है इसका मतलब हुआ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसको जो है ट्रीटी ऑफ रोम के अंतर्गत 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि पीसफुल यूज होगा न्यूक्लियर एनर्जी का,
पीसफुल यूज होगा, रिसर्च में यूज होगा न्यूक्लियर एनर्जी का, इससे संबंधित कोऑपरेशन और नॉलेज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है वो होगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही था। ये प्रिवेंट करता है जो सिविल न्यूक्लियर मटेरियल का अगर डाइवर्जन होता है मिलिट्री यूज के लिए, तो इसको जो है क्लियरली जो है प्रिवेंट करता है, रोकने की कोशिश करता है। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो है वो भी एग्रीमेंट साइन हुआ, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी भी साइन हुआ। और साथ साथ जो इंडिया जो है एसोसिएटेड मेंबर हुआ सर्न का सन 2017 से। सर्न जो है एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन का, जो मतलब स्पेस से रिलेटेड जो है स्पेस और साइंस फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड जो है रिसर्च करता है। तो उसका भी इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर हो गया थ्रू द मतलब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूएस डिफेंस टाई से रिलेटेड। रिसेंटली इंडिया और यूएस जो है अपने 10 साल का जो डिफेंस फ्रेमवर्क था, पार्टनरशिप था, उसको एक्सटेंड किया है। अब फिर से जो है उसको 10 ईयर के लिए जो है वो साइन हो गया है डिफेंस पार्टनरशिप। इसके पहले 2005 से लेकर 2015 तक चल रहा था, सिमिलर लाइन उसी के आधार पर जो है इसको भी किया गया है। यूएसए ने आल्सो अप्रूव किया है कि सेल ऑफ जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, एक्स कैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन और रिलेटेड इक्विपमेंट इंडिया को जो है सप्लाई करने की बात की है। डिफेंस टाई देखा जाए इंडिया और यूएसए के बीच में कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, तो फाउंडेशनल एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं जिसोमिया, इसको साइन किया गया था 2002 में। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड फर्म्स विथ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। मतलब यूएसए के फर्म्स और गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर किया जाएगा। तो उस पर सबसे पहले 2002 में ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर जो है 2016 में एग्रीमेंट हुआ हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं लेमोआ। ये क्या है कि जैसे दो कंट्रियों के बीच में एक मिलिट्री एक्सेस को मतलब जो दर्शाता है कि इसमें ये हुआ कि रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशिंग, मतलब अगर कोई अब सिंपल जो है ईरान के अगेंस्ट में लड़ाई चल रहा है यूएसए का, अब यूएसए से कोई अगर लड़ाकू विमान आता है और इंडिया होकर जाता है और उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और तो ऐसे कंडीशन में जो है वो इंडिया की जो है जियोग्राफिकल टेरिटोरी का जो है यूज कर सकता है, इंडिया उसको परमिट दे सकता है। किस एग्रीमेंट के तहत हुआ है ये? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा और मिलिट्री एक्सेस के लिए। फिर कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा साइन किया गया 2018 में। ये अलाउ करता है कि सेल एंड एक्सचेंज ऑफ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डाटा एंड इक्विपमेंट, मतलब जो है कोडेड वगैरह जो है कम्युनिकेशन वगैरह होता है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, डाटा होता है, इक्विपमेंट होता है, उसका जो है सेल और एक्सचेंज किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। फिर जो है चौथा आया हमारा जो है बीका बोलते हैं, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्रीमेंट। इसको जो है ये दो देशों के बीच में जो है सैटेलाइट जो है एडवांस मतलब शेयर एडवांस सैटेलाइट डाटा जो होता है, जियो स्पेशियल डाटा होता है, उसको जो है एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है फॉर द लॉन्ग रेंज नेविगेशन एंड मिसाइल टारगेटिंग। तो ये भी हमारे बीच में जो है यूएसए के बीच में साइन हुआ। रिलेशन अच्छा चल रहा था ट्रम्प से पहले, तो ये चीज़ें साइन होते जा रही थी, इंडिया भी आगे बढ़ रहा था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो हो सकता है कि इंडिया और भी आगे जो है मतलब डिफेंस डील में यूएसए के साथ आगे बढ़ता जाता है। लेकिन खैर अब तो डाउनफॉल की तरफ आ गया है हमारा यूएसए का रिलेशन। डिफेंस ट्रेड की बात की जाए तो 2016 में जो है यूएसए ने जो है इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन अगर डिफेंस के बारे में देखा जाए तो इंडिया को जो है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA1 स्टेटस दिया गया 2018 में। इसको देने से क्या होता है कि इंडिया को जो मिलिट्री एक्सेस वगैरह है यूएसए का, डुअल यूज टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो उसको जो है फ्री एक्सेस मिलता है और मतलब फास्टर एक्सेस मिलता है, फ्री और फास्टर एक्सेस मिल जाता है यूएस की मिलिट्री और डुअल यूज टेक्नोलॉजी का। फिर मेजर डिफेंस एक्विजिशन देखा जाए तो इंडिया जो है अभी यूएसए ओरिजिन प्लेटफॉर्म जैसे कि P-88I, फिर C-17, अपाचे, MH-60R, M777 होर्जर, ये सब जो है एक्सेस कर पा रहा है अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के। फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंटरऑपरेबिलिटी भी होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो मिलिट्री ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो बायलेटरल होता है जिसमें इंडिया और यूएसए की आर्मी चाहे नेवी चाहे एयरफोर्स शामिल होंगे, तो वैसा बायलेटरल एक्सरसाइज होता है। युद्ध अभ्यास वो आर्मी का है। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस होती हैं इसमें शामिल। कोप इंडिया इसमें एयरफोर्स होती है। और टाइगर ट्रम्प इंडिया यूएसए के बीच में, इसमें तीनों सर्विसेज मतलब एयरफोर्स नेवी और आर्मी जो है तीनों शामिल होती हैं टाइगर ट्रम्प में। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज होता है। फिर दूसरा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है, इंडिया और यूएसए और अदर मेंबर कंट्रीज मतलब जो है अगर इन्वॉल्व हो, तो जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज होता है, इसमें इंडिया यूएसए के अलावा जो है जो क्वाड मेंबर कंट्रीज हैं उसकी नेवी इन्वॉल्व होती है।
और फिर रिम्पैक और रेड फ्लैग भी जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के अलावा और कुछ मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके बीच में किया जाता है। रिसेंटली इंडिया और रसिया के बीच का रिलेशन ये है कि रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है न्यू दिल्ली विजिट किए 23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट के रूप में। ये इंडिया और रसिया का 25th एनिवर्सरी है जब हम डिक्लेयर किए थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में। की आउटकम्स क्या निकल के आया कि पहला तो ये ट्रेड टारगेट रखा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो है ट्रेड व्यापार कितना होगा। तो टारगेट ये है कि 2030 तक जो है हमको 100 बिलियन US डॉलर जो है ट्रेड करना है। ये जो है मतलब ये जो टारगेट है ये प्रोग्राम 2030 के नाम से जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में जाना जाएगा। प्रोग्राम 2033 फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग ट्रेड बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस। मतलब अभी हमारा जो ट्रेड रसिया के साथ जो है बेसिकली डिफेंस और एनर्जी ही है। मतलब हम कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, गैस वगैरह परचेस करते हैं, डिफेंस आइटम परचेस करते हैं। इसको डाइवर्सिफाई करना है अंडर द प्रोग्राम 2030 के। फिर कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल फोरा की बात की जाए तो रसिया जो है फॉर्मरली जो है ज्वाइन कर लिया है, जो कि इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था एक इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो कि मतलब जो है एक तो जो रेंज कंट्रीज होते हैं जहाँ पे ये बिग कैट पाए जाते हैं, और साथ साथ जो है अब नॉन रेंज कंट्री भी जो है इसके मेंबर बन सकते हैं। तो उसी के तहत जो है रसिया एक नॉन रेंज कंट्री होते हुए भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है मेंबर बन गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो 7 जो बिग कैट्स है उनके कंजर्वेशन की बात करता है, जिसमें कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा है। 7 बिग कैट्स हैं। करेंसी और पेमेंट की बात की जाए तो अभी इंडिया और रसिया के बीच में जो है मतलब जो ट्रेड होता है उसमें करेंसी जो वेस्टर्न लेड सेंक्शन होता है उसको बाईपास करके जो है बायलेटरल जो करेंसी जो है करेंसी स्वैप के रूप में रूपी और रूबल सेटलमेंट के रूप में होता है। और पेमेंट सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी भी इंडिया और रसिया के बीच में है। करंटली लगभग 96% जो बायलेटरल ट्रेड है वो ऑलरेडी जो है नेशनल करेंसी के रूप में सेटल होता है। मतलब या तो रशियन करेंसी या इंडियन करेंसी के रूप में ही वो सेटल होगा। फिर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का जो है यूएसए और इंडिया और रसिया के बीच में जो डील है तो वो अनइंटरप्टेड ऑयल और गैस सप्लाई रसिया जो है कमिटेड है कि इंडिया को वो करेगा। और कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कुदनकुल्लर में चल रहा है तमिलनाडु में, और साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर प्रोजेक्टर वगैरह में जो है वो हेल्प करेगा। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूज़ है, जिससे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट। तो इंडिया की रसिया की जो लोअर हाउस है उसने जो है अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया के साथ जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो अप्रूव हो सकता है। इससे क्या होगा कि बायलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन जो होता है, दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको जो है वो मतलब ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। रेलोस को बारे में देखा जाए, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस इसको बोलते हैं, तो इसका एक्चुअल पर्पज़ ये है कि ये एक तरीके से मिलिट्री प्लेटफॉर्म जो होता है इंडिया का चाहे रसिया का, वो अगर साइन हो जाता है दोनों देशों के बीच में तो वो मिलिट्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने का मिल जाएगा मौका, जिसमें कि मिलिट्री बेस हैं, पोर्ट्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ वगैरह है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके चलते जो है विल फैसिलिटेट ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ, रिफ्यूलिंग, मतलब जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ मतलब एयर फ्लाइट्स वगैरह कुछ आ रही है तो उसको रिफ्यूलिंग के लिए भी जो है परमिशन मिल जाएगा, रिपेयर और पोर्ट्स विजिट वगैरह भी जो है ये मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट था वो मतलब जो है डिफेंस टाइप को जो है और डिपेंड करता है, लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करता है, और कुछ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी मेंबरशिप की और बायलेटरल ट्रेड को इन्हेंस करने की बात बोलता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए का स्ट्राइक हुआ वेनेजुएला पे। तो उससे न्यूज़ ये है कि इस जो स्ट्राइक किया गया, मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, इसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इसके तहत जो है वेनेजुएला की कैपिटल जो है कराकस, वहाँ पर जो है ताबड़तोड़ जो है बमबारी किया गया, और लास्ट में जो है वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मडूरो, उनको जो है कैप्चर कर लिया गया। न्यूज़ और देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन है ये एक इंडिकेट करता है, इसके पहले जो एक मॉन्ट्रियो डॉक्ट्रिन चलता था 1823 में, यूएसए की प्रेसिडेंट थे उस समय जेम्स मॉन्ट्रियो। तो उनका एक कैंपेन था, एक प्रोटोकॉल था कि मतलब मतलब अमेरिका जो है उसके अंतर्गत जो है यूरोपियन यूनियन का जो है यूरोप की कंट्रीज़ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसी टाइप का डॉक्ट्रिन जो है अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ला रहे हैं, डॉन्ड्रियो डॉक्ट्रिन। ये जो है बेस्ड ऑन यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है 2025, उसके आधार पे जो है फोर्सिफुली री एस्टेब्लिश एब्सोल्यूट यूएस हेगमोनी इन अमेरिका। मतलब अमेरिका बोला जाए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो यूएसए की मतलब जो वर्चस्व था उसको जो है फिर से जो है री एस्टेब्लिश करने के लिए ये डॉन्ड्रियो डॉक्ट्रिन को बोला जा रहा है कि मॉन्ट्रियो डॉक्ट्रिन से जो है इन्फ्लुएंस है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है यूएस की डोमिनेंस एंड सिक्योरिटी इन इट्स सराउंडिंग रीजन में। तो 3 कंसेप्ट जो है मॉन्ट्रियो डॉक्ट्रिन जो 1823 वाला जो डॉक्ट्रिन था उसका जो है 3 कंसेप्ट है। पहला कि नॉन
कॉलोनाइजेशन, मतलब यूरोपियन पावर जो है अमेरिका को जो कॉलोनी बना के रखे हैं उसको जो है अब नॉन कॉलोनाइज कर दें, न्यू एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरा है नॉन इंटरवेंशन, मतलब जो है यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो जो है अमेरिका के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वगैरह है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। तीसरा क्या, यूएस नॉन इंटरफेरेंस, और यूएसए भी जो है यूरोप में और यूरोप के वार में चाहे यूरोप की कॉलोनी में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, मेडल नहीं करेगा। तो ये मॉन्ट्रियल डॉक्ट्रिन था जो 1823 वाला था। वेनेजुएला में अटैक किया गया, अब उसके वेनेजुएला के जो ऑयल रिसोर्स वगैरह पे जो है यूएसए ने कैप्चर कर लिया है और उसके जो है प्रोडक्शन वगैरह को मॉनिटर कर रहा है। वेनेजुएला को देखा जाए इकोनॉमिकली तो ऑयल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे प्रूवन हाईएस्ट जो है ऑयल रिजर्व जो है वेनेजुएला के पास है। अगर देखा जाए तो यूएसए के में जो ऑयल रिजर्व है उससे मोर देन 5 टाइम्स जो है वेनेजुएला में है। दिक्कत क्या है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व का कि वो एक्स्ट्रा हेवी क्रूड है, मतलब वेल होने की वजह से जो है क्रूड ऑयल जो है वो बहुत हेवी है, तो उसको जो है विशियस और डेंस होने की वजह से एक्सट्रैक्ट करना जो है बहुत टफ हो जाता है, कठिन पड़ जाता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है कन्वेंशनल जो मशीनें वो काम नहीं करती हैं, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाता है। वो जो है यूएसए के पास है। तो यूएसए के जो खास करके टेक्सा और लुइसियाना जो स्टेट्स हैं वहाँ पे है, तो यूएसए के लिए जो है ये जो वेनेजुएला की जो ऑयल रिजर्व वगैरह है उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान पड़ जाता है। जो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के है वो मैक्सिमम जो है कंसनट्रेटेड है ओरिनिको जो बेल्ट है जो नॉर्दर्न वेनेजुएला का पार्ट होता है वहाँ पर स्थित है। चाइना वेनेजुएला के ऑयल का सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट बायर है। वेनेजुएला जो है ओपेक कंट्री का फाउंडिंग मेंबर है। ओपेक जो है वही जो मतलब ऑयल की जो है एक्सपोर्ट और मतलब एक्सप्लोरेशन से संबंधित है, जो कि उसके क्रूड ऑयल के पेट्रोलियम का जो प्राइस वगैरह भी होता है इन्हीं के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। नेचुरल गैस वेनेजुएला का देखा जाए तो 9th जो है वर्ल्ड का रिजर्व जो है यहाँ वेनेजुएला में है। गोल्ड जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का मतलब जो साउथ अमेरिका जो कंट्रीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व जो है प्रूवन जो है गोल्ड रिजर्व वो वेनेजुएला के पास है। अदर मिनरल्स देखा जाए तो कोल रिजर्व, आयरन और निकिल बॉक्साइट जो है यहाँ पे स्थित है। वेनेजुएला का कैपिटल ज्योग्राफिकल देखा जाए तो कैपिटल इसका जो है कराकस है। लोकेशन इसका जो है ये वेनेजुएला है। ये नॉर्थर्न जो है साउथ अमेरिका का जो नॉर्थर्न हिस्से में पाया जाता है। बाउंड्री इसकी जो है ईस्ट की तरफ जो है गुयाना कंट्री है ये, साउथ की तरफ जो है ब्राज़ील है और साउथ वेस्ट की तरफ ये कोलंबिया कंट्री है। नॉर्थ में कैरेबियन सी है और अटलांटिक ओशियन है। ये जो बाउंड्री है ब्राज़ील, वेनेजुएला और गुयाना का जो है यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे जो है माउंट रोरामा जो है पाया जाता है। और जो है जियोग्राफिकल फीचर देखा जाए तो एंडीज माउंटेन यहाँ पे है। लोलैंड जो है मराकैबो लोलैंड और गुयाना हाईलैंड ये वेनेजुएला के पार्ट हैं बेसिकली। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो बोलते हैं एंजल फॉल वो वेनेजुएला में स्थित है चुरून रिवर के पास। और ग्रासलैंड जो है यहाँ पे पाया जाता है लानोस जैसे कि मतलब साउथ अमेरिका में जो है 3 ग्रासलैंड पाए जाते हैं, लानोस, कंपोस और पंपोस। तो लानोस जो है वेनेजुएला में है, कंपोस जो है ब्राज़ील में है और पंपास जो है अर्जेंटीना में है। तो लानोस, कंपोस और पंपास ये जो ग्रासलैंड है इसमें लानोस जो है वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए का क्लेम है ग्रीनलैंड पर। अभी तो हालांकि उस पर क्लेम जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन जब ये न्यूज़ था तो यूएसए क्लेम कर रहा था कि ग्रीनलैंड को जैसे भी हो परचेज कर लेगा। यूएस जो है विड्रॉ कर लिया है टैरिफ रेट लिंक टू ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड पे को एक्वायर करने के लिए जो है उसके अगेंस्ट में टैरिफ लगाने की बात की थी यूएसए के प्रेसिडेंट ने, उसे विड्रॉ कर लिया है। और स्टेटिंग दैट यूएसए एंड नाटो हैव डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए जो है उन्होंने नाटो के साथ जो है कुछ डेवलपमेंट निकल के आया है। सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीनलैंड का, इस चीज़ को हम देखते हैं तो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लोकेशन ग्रीनलैंड का है। एक तो ये नॉर्थर्न जो अपना नॉर्थ पोल है उसके पास स्थित है, आर्कटिक ओशन के पास स्थित है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका जो है मिनरल से लेकर के जियोपॉलिटिक्स भी हो जाता है। लोकेटेड नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप और आर्कटिक एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द ड्यूक गैप का मतलब हुआ कि ग्रीनलैंड आइलैंड और यूनाइटेड किंगडम, जैसे ये लोकेशन अगर इसका देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर जो है ये जो है एरिया जो है इसका ये जो है गैप के रूप में जो क्रिएट होता है, ये सिग्निफिकेंस जो है मिनरल्स रिच एरिया है और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिसाइल डिफेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड इज एसेंशियल टू नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस एंड होस्ट द पिटुफिक स्पेस बेस जो है वो यूएसए का है, वो ग्रीनलैंड में स्थित है। यहाँ से जो है वो रसिया पे एक तरीके से जो है निगरानी करता है यूएसए, तो इसका जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो जाता है। यूएसए की अर्ली वार्निंग रडार नेटवर्क जो है यहाँ पे स्थित है।
और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका एक जो प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, ये एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो कि सेटेलाइट बेस्ड होगा, स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। तो उसके लिए जो है ये ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट यूएस फ्रॉम द लॉन्ग रेंज अटैक। जो लॉन्ग रेंज अटैक वगैरह आएंगे उससे जो है यहाँ पे ग्रीन डोम जो है सेव करेगा, उसका जो है बेस होगा ग्रीनलैंड। फिर नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए ग्रीनलैंड में, तो ग्रीनलैंड में क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब स्टेब्लिश है, स्थित हैं प्रचुर मात्रा में, और जो कि अभी तक अनटैप्ड रिजर्व है ये, मतलब इसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सिग्निफिकेंट डिपॉजिट कहाँ पे मिलता है? क्वांजे फील्ड, जहाँ पे यूरेनियम भी है, और क्रिंगलेर्न साइट जो है जो कि मतलब साउथर्न ग्रीनलैंड में स्थित है यहाँ पर। ये जो है यूएसए जो है कंट्रोल करना चाहता है इस रिजर्व को, जिससे कि जो चाइनीज़ की हेगमोनी है, चाइनीज़ का जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, एक्सट्रैक्शन से लेकर के, उसको एक तरीके से ये ब्रेक कर पाए, कंट्रोल कर पाए। क्लाइमेट के हिसाब से भी देखा जाए ग्रीनलैंड का, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा आइस कैप है, मतलब बर्फ से ढका हुआ जो है ये पूरा लैंड मास है। तो इसके चलते यहाँ पे एल्बेडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। एल्बेडो इफेक्ट का मतलब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं इस पीडीएफ में, ये पूरा वाइट कलर का है, तो वैसे ही मान लीजिए ये आइस शीट है, सन का रेडिएशन यहाँ पर जब आता है तो चूँकि इसका कलर वाइट है, सॉलिड सरफेस है, तो यहाँ से जो है सन रेडिएशन आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये एरिया ठंडा रहता है, मतलब गर्म नहीं हो पाता है। इससे जो है ये प्लानिटरी जो है कूलिंग इफेक्ट मैकेनिज्म वगैरह जो होता है वो इसको इम्प्रूव करता है ग्रीनलैंड, मतलब प्लानट को जो है ठंडा रखने में जो है मदद करता है। एल्बेडो इफेक्ट जो है आइस शीट सबसे ज़्यादा होता है। आइडियोलॉजिकल वैल्यू भी अगर देखा जाए यूएसए को, तो जो डॉन्ड्रू डॉक्ट्रिन की जो बात की जा रही है, तो उसके लिए एक वर्चस्व की लड़ाई जिसकी बात कर रहे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, वो जो है ग्रीनलैंड से होकर के ही जाता है। अब जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात की, तो यूएसए के अगेंस्ट में जो है यूरोपियन यूनियन के जो और बाकी कंट्रीज़ हैं उनका क्या क्या स्टेटमेंट आया। तो पहला तो अब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ द एनेक्सेशन, जो डेनमार्क जो है कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री वगैरह जो है, उन्होंने जो है एब्सोल्युटली जो है ये बोल दिया कि ये डेनमार्क जो है सेल के लिए नहीं बना हुआ है। अगर यूएसए इसे अटैक करके एक्वायर करना चाहता है तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसको जो है वो इन्वोक करेंगे डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक तरीके से जो है युद्ध में बदल जाएगा। और साथ साथ वार्निंग भी दी है कि इसके चलते जो है नाटो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट था वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीके से जो है चेतावनी दी। इसके अलावा जो है डेनमार्क के अलावा यूरोप के बाकी देशों के लीडर जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके और डेनमार्क जो है, इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। उसमें ये बोला कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बॉर्डर जो है वो नॉन निगोशिएबल है, किसी भी कितने भी पार्टिसिपेंट है, और साथ में उन्होंने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस जो है उन्होंने ये स्टार्ट किया। ये दानिश लेड जो है, डेनमार्क लेड जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। ये जो है क्लियर सिग्नल देता है यूएसए को मिलिट्री सॉलिडरिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ट्रंप आए हैं, फर्स्ट टाइम में भी जो उनका कार्यकाल था और सेकंड टाइम में भी आने के बाद से जो है बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से यूएसए को विड्रॉ कर लिया गया है। या तो फंडिंग रोक दिया गया है, या तो कम्प्लीटली विड्रॉ कर दिया गया है, या तो उसके रूल्स को नहीं माना गया है। तो ऐसे जो है 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन और 31 यूएन एंटिटीज जो है यूएसए जो है विड्रॉ कर गया है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो है यूएसए विड्रॉ किया है, उसमें क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और एनर्जी से संबंधित जो है उसमें यूएनएफसीसी है। यूएनएफसीसी को जो है पहले भी जो है मतलब उसके थ्रू जो पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट था, उससे भी पहले भी विड्रॉ कर लिया गया था यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। बाद में जो बाइडेन आए थे वो इंक्लूड हो गए थे, फिर दोबारा जो है जनवरी 2026 में यूएसए जो है इससे विड्रॉ किया। तो यूएनएफसीसी लेड जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर कर लिया गया। फिर आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उससे बाहर हो गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था, इससे भी बाहर हो गए। फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अरेना, इससे भी बाहर हो गए। फिर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इससे बाहर हो गए। बेसिकली इंस्टीट्यूशन से तो बहुत बाहर हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल इन्वायरमेंटल एनर्जी इंस्टीट्यूशन थे, इससे बाहर हुए। फिर हेल्थ और जेंडर इक्वलिटी से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि WHO, वहाँ से बाहर हो गए। गवी एक जो है वैक्सीनेशन अलायंस था, उससे बाहर हो गए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और यूनाइटेड नेशन वुमेन, यहाँ से भी ये बाहर हो गए। इसके अलावा पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट से संबंधित जैसे कि ह्यूमन राइट काउंसिल था यूनाइटेड नेशन का, उससे पीस की बिल्डिंग कमीशन, पीस कीपिंग बिल्डिंग फंड, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इससे बाहर हो गए। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट,
UNRWA, यूनेस्को, थर्ड टाइम जो है यूनेस्को से जो है ये यूएसए एग्जिस्ट किया है। इसके पहले 1984 में, 2017 में, और अब जो है फिर से यूनेस्को से जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है बाहर हो चुका है। एक जो है की टर्म्स जैसे ग्रुप ऑफ नेशन होता है, G7 है, G8 है, G33 है, और इसके अलावा जो है ब्रिक्स है, इप्सा है, उसी के तर्ज पे जो है कुछ जो टॉपिक नहीं आ जाते हैं। तो ये G20 ग्रुप ऑफ 2 क्या है, तो इसको अपेक्स समिट हुआ था बुसन साउथ कोरिया में। उसमें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना G20 एक वर्ड यूज किया। उसमें G20 का मतलब हुआ एक यूएसए, दूसरा चाइना, और इसको बोला कि ये यूएसए और चाइना जो है डुओपोली होगी ग्लोबल अफेयर को लेकर के। G20 एज ए कंसेप्ट जो है पहली बार जो प्रपोज किया गया था 2005 में, इकोनॉमिस्ट थे सी फ्रेड बर्गस्टन, उनके द्वारा G20 जो है कंसेप्ट जो है प्रपोज किया गया था। चाइना के जो पावर है, ग्रेट पावर, मिलिट्री पावर, मैन्युफैक्चरिंग पावर, वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको देख करके, उसके ग्रोथ को देख करके जो है रिकॉग्नाइज करके जो है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया था। यूएसए एंड चाइना जॉइंटली शुड शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेजर ग्लोबल इशू सच एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, ETC, इफेक्टिवली डाइविंग द वर्ल्ड इनटू 2 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब चाइना के जो इंपॉर्टेंस है उसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था कि चाइना अभी वर्ल्ड में इस कदर हो गया है कि अगर वर्ल्ड में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है, तो चाइना को लेकर के ही चलना पड़ेगा। विदाउट चाइना और विदाउट यूएसए को मतलब जो है ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज़ को एक रिकॉग्नाइज किया गया था इस G20 वर्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बोर्ड ऑफ पीस से रिलेटेड। अभी क्या इंडिया अटेंड किया, इंडिया इसका मेंबर नहीं बना, इसका अटेंड किया एज ए ऑब्जर्वर जो है बोर्ड ऑफ पीस। इनॉग्रल मीटिंग हुआ था वाशिंगटन DC में। यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रपोज किया हुआ है। 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान है, जो कि कंप्रहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कन्फ्लिक्ट। गाजा कन्फ्लिक्ट अभी तो खैर जो लड़ाई चल रहा है ये इजराइल, ईरान और यूएसए का, उसके चलते ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा से संबंधित है इसका रिलेवेंस खत्म हो जा रहा है। लेकिन ये जो है युद्ध से पहले जो है ये प्रपोजल किया गया था जो गाजा में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एंड करने के लिए, और इसको जो है इंडोर्स किया गया है, सहमति दी गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2803 2025 में ये आया है। तो चूंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इसका बैकिंग है, इंडोर्समेंट है, इसलिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये गाजा का पीस प्लान है, 20 पॉइंट प्रोग्राम। फॉर्मेशन क्या किया गया था, इसके अंतर्गत जो है 2 इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए गए। एक तो है नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गाजा NCAG, और दूसरा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है ये इनिशिएट किया गया है। अगर पीस प्रोग्राम की बात की जाए तो किस तरीके से ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी होगी, तो नेचर ये होगा कि एक इंटरनेशनल बॉडी होगी, वो है गाजा बोर्ड ऑफ पीस, ये जो इंटरनेशनल बॉडी होगी। फिर इसके अंतर्गत ट्रांजिशनल गवर्निंग अथॉरिटी, कन्फ्लिक्ट पीस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो संस्थाएं होंगी। मैंडेट क्या दिया हुआ है, पहले तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वो सुपरवाइज करेगा NCAG, नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गाजा, तो इसको एक सुपरवाइज करेगा, और ओवरसी करेगा ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है गाजा को, तो उसको जो है मॉनिटर भी करेगा ये। मोबिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज पीस प्रोग्राम के लिए, फिर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, और पीस डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन जो होगा। मेंबरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, इसके चेयरमैन होंगे यूएसए के प्रेसिडेंट, अभी जो है ट्रंप हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इसके होंगे कि ग्लोबल लीडर जो है, टॉप मोस्ट जो है ग्लोबल लीडर होंगे, और कुछ मतलब जो है जैसे कि अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड है, वर्ल्ड बैंक के CEO हैं, तो ऐसे जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में लोग रहेंगे। ग्लोबल इन्वाइटीज़ कौन कौन है, तो इंडिया, अर्जेंटीना, कनाडा, इजिप्ट, तुर्की, ये सब मेंबर जो है इन्वाइटेड किए गए हैं। पीस जो बोर्ड है उसके अंतर्गत जो मेंबर होंगे उनका किस तरीके का जो है मतलब किस तरीके से ऐड होंगे, तो एक तो इनविटेशन होगा, मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं वो इनवाइट करेंगे, तो एक तो इनविटेशन बेस्ड जो मेंबरशिप होगी, उसमें जो 3 साल के लिए जो मेंबर अगर बनेंगे इसके, तो उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा मेंबरशिप बनने के लिए। लेकिन अगर कोई परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो इसके लिए $1 बिलियन जो है एज ए कंट्रीब्यूशन लगेगा, जो कि परमानेंट मेंबरशिप उनको दे देगा। चूँकि क्या है कि अब वार ही चल रहा है तो इसका रिलेवेंस उतना नहीं रह जाता है, लेकिन मतलब अगर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट किया है, न्यूज़ में आया है, तो कुछ ना कुछ जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट है अपना पैक्स सिलिका से रिलेटेड। पैक्स का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पीस, और सिलिका का मतलब जो होता है सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला सिलिकॉन। तो अभी जैसे जो चाइना वगैरह में जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के जो विवाद हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है वर्ल्ड में, तो उसको बाईपास करने के लिए, मतलब उसको कोप करने के लिए, उसको इससे मतलब वर्ल्ड को जो है छुटकारा दिलाने के लिए यूएसए के द्वारा जो है पैक्स सिलिका जो है इनिशिएट किया गया है। मतलब सेमीकंडक्टर के थ्रू जो है, सिलिका के थ्रू जो है शांति स्थापित करने की बात की गई है।
इंडिया जो है इसका जो है मेंबर बन चुका है, सिग्नेटरी जो है बोला जा रहा है, लेकिन जो है अभी जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था इंडिया में, उसके बाद जो है इंडिया पैक्स सिलिका का जो है मेंबर बन गया है। पैक्स सिलिका यूएस लेड जो है इनिशिएटिव है टू बिल्ड सिक्योर रिजिलियंट इनोवेटिव ड्रिवन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ये जो है प्रोग्राम कवर करेगा फुल्ली टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन स्पानिंग, मतलब जो है जो सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उसको एक तरीके से जो है ये कवर अप करेगा। फिर क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी इनपुट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई एंड हार्डवेयर्स, कंप्यूटर एंड डाटा लॉजिस्टिक्स, मतलब ये सब चीज़ें जो है सेमीकंडक्टर से संबंधित जो एक तरीके का ये है ग्लोबल अलायंस। इंडिया जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट भी साइन किया है, जो कि इंडिया और यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप था, उसको जो है इंडिया ने साइन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस कोअर्सिव डिपेंडेंसी, मतलब जैसे चाइना ने जो है ना, चाइना के ऊपर जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो डिपेंडेंसी है, एलिमेंट्स पे जो डिपेंडेंसी है, वो कोअर्सिव टाइप की है, मतलब एक दबाव देने वाला है, ब्लैकमेल करने वाला है, तो उसको रिड्यूस करना इसका बेसिक पर्पज है। फिर प्रोटेक्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं, तो जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है, इजराइल है, इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। ये जो है लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ साथ जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और आईआईएम मुंबई जो है इसमें शामिल है, इनके द्वारा जो है ज्वाइंटली इसको डेवलप किया गया है। कोर फिलोसफी इसका ये है कि इट्स एम्स टू शिफ्ट द ग्लोबल डिस्कोर्स फ्रॉम द पावर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए है क्या चीज़ कि जैसे पावरफुल नेशन है, यूएसए हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, इन इन मतलब पावरफुल हैं, तो क्या जितना इनके पास पावर है, रिसोर्सेज है, उतना ये रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को लेकर के। जो उनके लोकल सिटीजन्स हैं, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उतना सेंसिटिव है ये, चाहे एक्सटर्नल जितना इंटरफेरेंस लिमिटेड होना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल अफेयर वगैरह में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी तय करते हैं अपने पावर के हिसाब से। तो इस चीज़ की रैंकिंग जो है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के रूप में जारी किया जाता है। इसको इवेल्यूएट किया जाता है 151 कंट्रीज़ को लेकर के। फ्रेमवर्क क्या है इसका कि ये जो है 58 स्पेसिफिक इंडिकेटर जो है में मतलब जो है रिलीज़ किया जाता है। इसमें 13 सब थीम है और 7 थीम है, जो कि 3 मेन डायमेंशन। इसके 3 मेन डायमेंशन क्या क्या है, एक है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि सिटीजन्स वेलबींग और गवर्नेंस देखा जाएगा। इंटरनली मतलब किसी देश में, मान लीजिए इंडिया की ही बात की जाए, तो इंडिया का इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखा जाएगा कि रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, जस्टिस है कि नहीं, सिटीजन की डिग्निटी और राइट्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल इंक्लूजन, इक्विटी, ये सब चीज़ मेंटेन हो रही है कि नहीं, गवर्नेंस एथिकल है कि नहीं, और जो क्वालिटी सर्विसेज वगैरह होता है वो सबको जो है एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इसमें एक्सक्लूडेड तो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये एक इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, उसको एक मेजर किया जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि ये प्लानेट से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक देश की होनी चाहिए, वो देश कितना फुलफिल करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल लिमिट्स, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन, एडहेरेंस। तो ये सब चीज़ों को जो है ये मेजर करेगा। फिर एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखिए हर एक देश की जिम्मेदारी है कि केवल ना ही अपने तक ही सीमित रहे, वो इन्वायरमेंट के अलावा जो है ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन को भी वो बढ़ावा दे। एक देश का कन्फ्लिक्ट अगर 2, 3, 4 देशों में होता है तो वो वर्ल्ड वाइड कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ग्लोबल पीस में किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियंस एड एंड सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कंडक्ट और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए एक तरीके का आरएनआई जो है किया गया है। रैंकिंग की बात की जाए इसमें, तो टॉप परफॉर्मर जो है इसमें सिंगापुर है फर्स्ट पे, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे डेनमार्क। इस रैंकिंग में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसको डोमिनेट करता है यूरोप के कंट्रीज़। इंडिया का भी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ग्लोबली 16th रैंक है, जो कि हम जैसे जिस स्टेज में है हम, मतलब हमारी रैंकिंग बाकी चीज़ों में होती है, उस हिसाब से हम अपने जो है मतलब बहुत अच्छे रैंकिंग पे हैं हम। 16th ग्लोबली रैंकिंग जो है ये हाईएस्ट रैंक कंट्री अमंग द एशियन नेशन, और एशिया देशों में जो है सिंगापुर को छोड़ करके हाईएस्ट रैंक हमारा है। स्ट्रेंथ क्या है इंडिया का, जैसे क्या है कि इंडिया में अभी जो है प्रोग्रेस कहाँ पे हुआ, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी में, फिर सोशल इक्विटी प्रोग्रेस में, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस चालू किया गया, फिर नेशनल डिटरमाइंड कमीशन जो चालू किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे जितना तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों को भी देखा जाए तो इंडिया का प्रोग्रेस बहुत अच्छा खासा है। फिर जो गवर्नेंस है इंडिया का वो पीपल सेंट्रिक मॉडल है, सब्सिडीज़ वगैरह स्कीम है, इंक्लूसिव ग्रोथ की इंडिया बात करता है, जो कि इंडिया का टारगेट भी है, विजन भी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा होना चाहिए। तो इसके आधार पर जो है इंडिया की रैंकिंग जो है बहुत अच्छी इंप्रूव दिख रही है।
मेजर पावर को देखा जाए अगर परफॉर्मेंस, तो ये इंडेक्स जो है ये एक बताता है कि डिस्कनेक्ट है, क्या चीज़ का डिस्कनेक्ट है कि जो मेजर इकोनॉमिक पावर है, जो पैसे वाले देश हैं, मिलिट्री पावर है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिसमैच है। मतलब जो जितना पावरफुल है उतना ही जो है वो लेस रिस्पॉन्सिबल है इंटरनली, एनवायरमेंटली और एक्सटर्नली। यूएसए की ही रैंक देखा जाए तो सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के नाते भी इसका रैंक जो है 66 है। चाइना का देखा जाए ये भी सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है, लेकिन इसका रैंक 68 है। ये बताता है कि इकोनॉमिक साइज जो है वो डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू एथिकल लीडरशिप। मतलब इकोनॉमिक पावर है, आप जरूरी नहीं है कि ये एथिकल लीडरशिप में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आप ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल बन जाए। नेक्स्ट है न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क NCPF। तो 2026 से लेकर के 31 से के लिए जो है साइन किया गया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें प्रोविजनिंग किया गया है 8 से 10 बिलियन US डॉलर को, मतलब जो है प्रोविजनिंग किया गया है। न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को देखा जाए तो ये एक पार्टनरशिप जो है कि प्रायोरिटाइज क्या करेगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो मतलब जो है ग्रोथ है, जिससे कि जॉब क्रिएट होता है। ये प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड जो जॉब क्रिएशन होता है, जिसमें खास करके स्किल का अपग्रेड करना, फिर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का जो है ग्रोथ होता है उससे संबंधित जो बैरियर उसको रिड्यूस करना, और साथ साथ जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है यूथ को, वुमेन को, जेंडर गैप, मिसमैच, ये सब चीज़ों को जो है रिड्यूस करना और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना। तो इसका की मोटो यही है। और पार्टनरशिप आइडेंटिफाई 4 स्ट्रेटेजिक आउटकम। 4 स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या हो सकते हैं? पहला क्या है कि अगर न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में जो फंड एलोकेट किया जाएगा उसमें क्या है कि बूस्टिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस। मतलब जो है ये बात कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो इनकम होता है वो डोमिनेट करती है। तो इस जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करना है, और एग्रीकल्चर से इनकम होने के अलावा जो है और हमको जो है नए एवेन्यूज़ जो है वो तलाशने हैं। फिर दूसरा कि सपोर्टिंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि प्रोजेक्शन किया गया है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2050 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है वो जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग 800 मिलियन हो जाएगा। तो उससे संबंधित जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसको सपोर्ट करता है। फिर तीसरा है इन्वेस्टिंग इन पीपल्स, मतलब अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन, स्किल। ये हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मतलब जो है हेल्थ, एजुकेशन और स्किल काम आता है। तो इसमें जो है पब्लिक को के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये बात करता है स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटीज़, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो है फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड। 2025 जो है 50 साल हो गए हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को लेकर के। इसको अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मली जो है एक्चुअल नाम इसका द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। तो ये कम्प्लीटली इसका मतलब नेम हो गया। नेचर क्या है कि ये जो है एक मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। डिसआर्मामेंट का मतलब जो है इस धीरे धीरे इस वेपन्स को जो है डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है। इसके लिए ये मल्टीलेटरल जो है ट्रीटी साइन किया गया था, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये बात करता है कि इंटायर क्लास ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसको डिसआर्म करना है, इंड करना है। जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है बायोलॉजिकल जो है वो सप्लीमेंट करता है 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल, जो कि प्रोहिबिट करता है कि बायोलॉजिकल वेपन के यूज से संबंधित इस्टेब्लिश किया गया था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को 26 मार्च 1975 में ये इंटर आ गया था, मतलब इन्फोर्स कर दिया गया था। सिग्नेचर के लिए जो है इसको ओपन किया गया था 10 अप्रैल 1972। 3 साल के बाद जो है ये ऑपरेशन में आ गया था। मेंबरशिप अभी एट प्रेजेंट जो है 189 स्टेट इसके मेंबर हैं और 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, मतलब जो है रेटिफाई नहीं किए हैं। 189 जो है इसके सिग्नेटरी मेंबर्स हैं। इंडिया जो है इसको साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है 1974 में। एक तरीके से इसका फाउंडिंग मेंबर हो गया इंडिया। प्रोहिबिशन की बात क्या करता है ये, तो ये कम्प्लीटली बैन की बात करता है। द ट्रीटी बैन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। मतलब कम्प्लीटली बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं उसका मतलब बनने से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग, हर तरीके का ये बैन की बात करता है ये ट्रीटी। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया जो है बायोलॉजिकल सिक्योरिटी को लेकर के वेरियस जो है लॉ है, जो कि देखिए बायोलॉजिकल जो वेपन्स वगैरह हैं, चाहे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलरली सेक्टर के नहीं है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग में है तो भी रिस्क है, फॉरेस्ट में है, एग्रीकल्चर में है,
मरीन पोल्यूशन वगैरह में भी आता है, इन्वायरमेंट में, एयर में। तो बहुत सारे इंडिया के कानून हैं जो गवर्न करते हैं बायोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के। तो जैसे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 जो है वो बनाया गया था। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। फिर लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट और प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन एक्ट है। फिर वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम जो कि 2005 जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करता है, वो लॉन्च किया गया था। रेगुलेटरी बॉडी क्या है बायोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के? तो पहले देखिए रिसर्च एंड गवर्नेंस एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क क्या है। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में कार्य करता है। फिर आउटब्रेक सर्वेलेंस एंड रिस्पांस अगर बायोलॉजिकल मतलब अगर स्प्रेड हो जाता है वेपन्स का कुछ अगर हार्मफुल चीज़ें, तो उसको कैसे सर्वेलेंस और रिस्पांस किया जाएगा? तो उसके लिए जो है नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। अगर जो है लाइफ स्टॉक वगैरह में बायो सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इशू आता है, ट्रांसबाउंड्री जो है डिजीज़ स्प्रेड होती है, जैसे कि बहुत बार पशुओं में, एनिमल्स में जो फैलने लगती है, तो उसके लिए क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत कार्य करता है। फिर एग्रीकल्चर में अगर बायोलॉजिकल कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो उसके लिए प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन से रिलेटेड, और इंडिया में उसके लिए क्या क्या जो चीज़ें चलती हैं, आर्किटेक्ट क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड। न्यूज में क्या है, देखिए आर्टिकल 51 जो ये बोलता है कि सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में, मतलब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो दूसरी कंट्री को सेल्फ डिफेंस का क्लॉज लगाकर युद्ध जो है वो कर सकता है। तो वहाँ इस कंडीशन में जो है युद्ध का परमिशन दिया गया था आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के। लेकिन कंडीशन क्या है कि अब इसका मिसयूज हो रहा है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। अभी क्या है, रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, फिर इजराइल जो है गाजा कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वगैरह के बीच में। तो ये क्या है, जितने भी देश हैं सेल्फ डिफेंस जो है उसको इन्वोक कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, और जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो है अग्रेशन ये उनका जस्टिफाइड है अंडर आर्टिकल 51। और लेजिटिमेट वार को क्या बोल रहे हैं, लेजिटिमेट वार जो कि रोका जा सकता है। आर्टिकल 51 जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 2 जो है वो आया था। वो क्या बोलता है कि सभी देशों को जो है युद्ध से रिफ्रेन करना, मतलब युद्ध से बचना, रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का यूज करना, थ्रेटन करना जो है उस चीज़ से बचना चाहिए। आर्टिकल 2 बोलता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का। लेकिन जब आर्टिकल 51 की बात होती है तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ डिफेंस को, राइट टू सेल्फ डिफेंस। और इस सेल्फ डिफेंस जब ये यूनाइटेड नेशन बना था तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया था विथ नैरो, मतलब इंटरप्रिटेशन इसका किया गया था। नैरो इंटरप्रिटेशन के मतलब ये है बहुत रेयर केस में जो है इसका इन्वोक किया जाएगा। लेकिन ओवर अ टाइम जो है इसके एक्सपांस को मतलब इसके स्कोप को जो है री इंटरप्रेट किया गया है, और अब ये जो है इसका डेफिनेशन जो है एक्सपांसिव हो गया है। अब कोई अटैक करने के बजाय डाउट ऑफ अटैक, मतलब अब जैसे सिंपल सी चीज़ है, ईरान पे क्यों अटैक किया गया? ईरान पे इसलिए अटैक किया गया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि बाद में जो है ये यूएसए को, इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके अगेंस्ट में सेल्फ डिफेंस क्लॉज लगा करके अटैक कर दिया गया। वही केस यूक्रेन के साथ था। यूक्रेन के कंडीशन में रसिया का क्या बोलना था कि ये जो है नाटो का मेंबर हो जाएगा, और नाटो के एक बार मेंबर हो जाने के बाद जो है नाटो रसिया के डोर पे आके बैठ जाएगा, और इससे रसिया के डिफेंस को खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का क्लॉज लगाकर रसिया ने जो है वो घटनाएं होने से पहले एजम्पशन पे ही जो है यूक्रेन पे अटैक कर दिया, सेल्फ डिफेंस क्लॉज लगाकर। तो इस तरीके से इसका री इंटरप्रिटेशन करके जो है इसके डिफिनेशन को और एक्सपांड कर दिया गया है। आर्टिकल 51 का जो है इंटरप्रिटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो रिस्ट्रिक्टिव है कि सेल्फ डिफेंस जो है अराउज ओनली आफ्टर एन आर्म अटैक, मतलब जब आर्म अटैक हो जाएगा तब तो जाके सेल्फ डिफेंस अगर इन्वोक करता है आदमी तो सही है। तो ये इसको हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। दूसरा क्या है, एक्सपांसिव डेफिनेशन क्या है कि अब जो है सेल्फ डिफेंस इमिनेंट थ्रेट आपको बस दिख रहा है, उसके अगेंस्ट में जो है हो सकता है कि आपके ऊपर अटैक होता है कि नहीं होता, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में ही अटैक कर देते हैं। तो ये हुआ एक्सपांसिव डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड। नेक्स्ट है मुद न्योमा एयरबेस। इंडिया ने है इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ये जो है लद्दाख में है मुद न्योम एयरबेस। अब इसको ऑपरेशनलाइज करने के बाद अब लद्दाख में जो है 4 मेजर एयरबेस हो गए इंडिया के। इसमें लेह, कारगिल, थॉइस और ये चौथा हमारा हो गया मुद न्योम बेस। लोकेशन अगर देखा जाए तो ये ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है, 13,000 फीट की हाइट पर स्थित है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हमारा चाइना से बॉर्डर है उसके
बहुत ही नज़दीक है। इस एयरबेस के डेवलप होने से क्या हो जाता है कि हमारा जो है क्रिटिकल स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि यहाँ से जो है हम ओवरलुक करेंगे देशपांग प्लेन को, पेंगेंगसो सेक्टर को और चुंगसू वैली को। इसको डेवलप किया गया एयरबेस को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट और इंडाइसेस जो है वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है और हमेशा जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, तो इसको रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट 2026, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो है हर साल जो है मीटिंग होता है, वर्ल्ड बैंक तो परमानेंटली एक बॉडी है। तीसरा है वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स लॉली इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2025, इसको जो किया जाता है OECD के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एक बायलेटरल एक्सरसाइज जो है इसमें मित्र शक्ति है, तो मित्र शक्ति जो है एक बायलेटरल एनुअल सालाना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और श्रीलंका आर्मी के बीच में। ये अल्टरनेटिवली कभी इंडिया में और एक साल इंडिया में और एक साल श्रीलंका में होता है, मित्र शक्ति। फिर विनबैक्स जो है ये बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में। वियतनाम VIN मतलब वियतनाम और इंडिया के बीच में जो है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। फिर गरुड़, ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर और स्पेस फोर्स के द्वारा जो है ये किया जाता है। फिर अजय वॉरियर जो है ये 2 साल में एक बार होने वाला इंडिया और UK के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। फिर एक्स सूर्य किरण जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में 2011 से ये लगातार हो रहा है। फिर एक्सरसाइज एक्वेरिन जो है ये एनुअल बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी और अल्टरनेटिवली जो है इंडिया और मालदीव के बीच में सालाना ये होते रहता है। फिर एक्सरसाइज गरुण शक्ति की बात की जाए तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के ज्वाइंट स्पेशल फोर्स, यहाँ पर जो है ज्वाइंट स्पेशल फोर्स के बीच में होता है गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फिर एक्सरसाइज हरिमव शक्ति है, हरिमव शक्ति बायलेटरल है इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज एकाथा जो है ये 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में। फिर एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है ये इंडिया और UAE के बीच में जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज विनबैक्स, वही जो 6 इंडिया और वियतनाम के बीच में आर्मी एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हनोई में। विनबैक्स की देखा जाए तो ये बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में है, जो कि इन्हेंस करेगा इंटर ऑपरेबिलिटी, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। फिर मिसलेनियस में अगर देखा जाए जैसे मल्टीलेटरल भी हो सकता है, ट्राई सर्विसेज वगैरह भी हैं इसमें, तो त्रिशूल 2025 ये एक मेजर ट्राई सर्विस ड्रिल ऑपरेशन है वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है पाकिस्तान के, वहाँ पे किया गया था गुजरात और राजस्थान पे के बॉर्डर पे। फिर सागर कवच जो है ये बाई एनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये इंडियन कोस्ट के द्वारा जो है किया जाता है, तो मतलब ये प्रिपेयरनेस है, कोई हैंडलिंग कोस्टल इनसिक्योरिटी इमरजेंसी वगैरह आता है तो उससे संबंधित सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। सांझा शक्ति जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है सांझा शक्ति, इसको पुणे में जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। इंडियन आर्मी और 16 की सिविलियन एजेंसी जो है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस फोर्स 1 एंड फायर फाइटिंग फ्री डिपार्टमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे सांझा शक्ति। तो सांझा का मतलब ही जो है एक तरीके से पार्टिसिपेशन, सांझा का मतलब जो है एक तरीके से साझेदारी वाला बात होगा। फिर ऑपरेशन थंडर 2025, तो इसमें जो है 300 लाइव एनिमल्स जो है वो सीज किए गए अंडर द ऑपरेशन थंडर 2025। ऑपरेशन थंडर को देखा जाए तो इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द इंटरपोल एंड द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये कोऑर्डिनेट किया जाता है विद सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम। तो इसके द्वारा जो है जो मतलब थ्रेटन स्पीसीज वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं जिनका जो है मतलब ट्रांस बाउंड्री जो है ट्रेडिंग जो है एक तरीके से जो प्रोहिबिटेड होता है, उससे संबंधित ऑपरेशन थंडर लॉन्च किया गया जिसमें 30,000 लाइव एनिमल को सीज किया गया। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है विजन IAS का दिसंबर जनवरी 2026 का जो अपडेटेड
करंट अफेयर था उसको हमने यहाँ कंक्लूड किया। आई होप ये सीरीज, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।